नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर वीनस टेलीविज़न के मॉर्निंग शो वीनस मॉर्निंग वाइब्स के साथ पेश खिदमत हूँ। मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर आज अपनी को होस्ट के बगैर हूँ। शायद ट्रैफिक जाम का हवाला है, यकीनन कराची के मामलात आप समझते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पे समझते हैं कि मुस्तकिल ट्रैफिक जाम ने ऑलमोस्ट कराची भी जाम किया हुआ है। कुछ अगर मैं ये बात गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा तो फिर वो सियासी हवालों में कहीं ना निकल जाए, तो इसलिए मैं यहीं इस बात को रोकता हूँ और अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ, क्योंकि आज मैंने जो दो मेहमान अपने मदऊ किए हैं उनका ताल्लुक़ हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री से है। एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े लेजेंड, डायरेक्शन से लेकर प्रोडक्शन तक, एक ऐसा हवाला ड्रामे की डायरेक्शन हो, इश्तिहारात का हवाला हो, एड्स में आपने बड़ा काम किया और आर्ट्स काउंसिल के बहुत फ़ाल रुकन हैं, शहर के बहुत ही मुतहर्रिक रुकन हैं हमारे मोहसिन रिजवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मंसूर भाई, आपने तो यार जर्रे को आफताब बना दिया। मोहसिन भाई, आपकी तो पूरी तारीख इस बात से शुरू होती है कि आपने जर्रे चुन चुन कर आफताब बनाए हैं। आपकी मेहरबानी। तो आपसे गुफ्तगू का इंशाल्लाह आगाज करेंगे। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी उस्मान, हमारे दोस्त हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं और प्रोडक्शन भी करते हैं ड्रामों के हवाले से भी। और सबसे अहम बात यह है कि अपना एक रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो यकीनन हम कभी कभी खाना खाने भी इनके रेस्टोरेंट जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंसूर भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, मोहसिन भाई आपसे शुरू करते हैं कि ये जो ट्रैफिक है रोड पर और एक ट्रैफिक है शोबिज इंडस्ट्री में, जिस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन था एक चैनल उसमें तो जो पानी का गिलास भी रख गया जावेद शेख, तो वो फिर बाद में लेजेंड और सुपरस्टार हो गया। अब जो चैनल्स की भरमार हो चुकी है, मैंने कहा ना ऐसा रश लगा हुआ है फनकारों का, क्या फनकार अपनी शनाख्त बनाने में कामयाब हो रहे हैं? देखिए मंसूर भाई, बहुत अच्छी बात की आपने। जब हमारे पास पाकिस्तान का एक चैनल था ना, सिर्फ हमारे पास एक चैनल था। मैं आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल दूं। हमारे स्कूल का एक बच्चा, ये मैं बात करूं 70s की, 78 की बात की, वो आके उस जमाने को ड्रामा तो वो खुशी खुशी बताता था कि ये जो मैडम जर्रिन निसार है ना, हमारे घर के पास रहती हैं। कौन जर्रिन निसार? वो आपने एक ड्रामा नहीं देखा या नसीब क्लिनिक? हाँ, उसमें एक नर्स बनती है। हाँ हाँ हाँ, जर्रिन निसार वो जो आती कहती है हरी चादर है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, वो हमारे घर के पास रहती है। ये उसकी वो थी कि जर्रिन निसार जो एक ड्रामे में आ रही है और एक्स्ट्रा रोल समझे आप। एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा कि नर्स आके पूछती है हरी चादर है, तो वो इतना ज्यादा उसका तक लोग उसको पहचानते। आज माशाल्लाह हमारे पास 200 चैनल काम कर रहे हैं, बड़े से बड़ा लेजेंडरी आर्टिस्ट हमारे पास काम कर रहा है। बट मसला ये आ गया कि पहचानने वाले नहीं है उसको, कोई पहचानता नहीं है कोई, क्योंकि इतने जो बड़े बड़े नाम जो थी, क्योंकि मसला ये है कि स्विचिंग पावर है आपके पास। ये जो रिमोट है, ये खतरनाक चीज है। रिमोट देखिए, आपको मंसूर याद होगा, आप ने भी वही बचपन गुजारा है कोई इतना, कि अगर 8 से 9 ड्रामा आता था पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर, 8 से 9 ड्रामा आता था। अच्छा, हम बैठते थे 5 बजे टेलीविजन के सामने। 5 बजे जब वो एक म्यूजिक चलता था और करके आवाज आना शुरू होती थी, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर बसीरत, और उसके बाद आगा उसका प्यारे बच्चों आप देखेंगे टाल मटोल, उसके बाद देखेंगे सर वो देखना, उसके बाद देखना। अब चाहे कुछ भी आ रहा हो, उस पर एक प्रोग्राम आ रहा है, कार्टून आ रहा है, इंग्लिश हमारा सिंधी प्रोग्राम आ रहा है, आप देखो। और रात को 11:30 बजे जब टीवी खत्म हो जाता था, ये तो बच्चों को पता ही नहीं होगी बात की, 11:30 बजे टीवी खत्म। तो मेरा ख्याल है आखिरी कव्वाली आती थी क्या, फरमाने इलाही आता था जी। वो आने के बाद नुक्ते आ जाते थे, खत्म हो जाए, उसके बाद कुछ। तो वो 5 बजे से लेकर 11:30 बजे टेलीविजन के सामने बैठे हो। तो उसके बाद जितने ड्रामे आए हैं उसके अंदर
अनकही आया, देर जबर पेश आया, सजगप आया, टाल मटोल आया, अंकल उर्फी आया, किरण कहानी आया, झोंक सयाल आया, वारिस आया, खुदा की बस्ती आया, जितने भी आए हैं वो देखे गए, फैमिली के साथ देखे गए। फैमिली जब तक खाना नहीं खाया गया, जब तक ड्रामा नहीं खत्म हो गया, उसके बाद उन ड्रामों को डिस्कस अगले दिन स्कूल में किया गया। अरे कल देखा था हसनात भाई ने चाकू निकाला, अरे यार हसनात भाई ने चाकू निकाल लिया रात, अरे हसनात यार बड़ा, उसको डिस्कस कर। लोग मुझसे कहते हैं बस इतना वो कंटेंट होता था, खुदा की बस्ती का कंटेंट था, या वो ड्रामे हुआ करते थे, शहजोरी ड्रामा हुआ, अनकही ड्रामा, तन्हाइयाँ हुआ ड्रामे। अब वो बात नहीं है, नहीं भाई, अब उससे भी बड़े ड्रामे हैं, उससे भी बड़े। उस ज़माने तो मुझे अच्छी तरह याद है एक ड्रामा जो हमने सबसे बड़ी प्रोडक्शन किया था, 18 लाख रुपए में पूरी सीरियल तैयार करके दे दी थी, बहुत बिग। किस जमाने की बात करें? मैं बात करूं 90 की। 90 में ये प्राइवेट प्रोडक्शन के लिए, प्राइवेट प्रोडक्शन की बात आपने 18 लाख रुपए में ड्रामा, 18 लाख रुपए में पूरा ड्रामा सीरियल हमने आउटडोर लोकेशन, एक कैटेगरी कास्ट के साथ हाई फाई करके, जिसपे हमारी क्लास हो गई। अच्छा कि आपने 18 लाख रुपए खर्च कर दिए, यानी एक 8 से 9 लाख में ड्रामा बन, 18 लाख रुपए खर्च कर दिए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब वो पहली एपिसोड ऑन एयर हुई तो 56 लाख के ऐड थे हमारे पास, माशाल्लाह। और आखिरी किस्त जब उसकी 13th एपिसोड जब ऑन एयर हो रही थी तो 50 मिनट का ड्रामा था, 52 मिनट के कमर्शियल थे हमारे पास, और एक बहुत बड़े साहब की पर्ची भी हमारे पास आई हुई थी जिसमें ये लिखा, पैसे नहीं मना कर रहे, पैसे ले लो, ऐड लगा दो इसका, तो वहाँ पर जगह नहीं है, 52 मिनट के ऐड है, वो कह रहा है ऐड नहीं लग सकता, लगा दो इसका, ऐड लगा दो। ड्रामे का नाम बता सकते हैं आप यहाँ? चांद ग्रहण। चांद ग्रहण तो ब्लॉकबस्टर, हाँ बिल्कुल। और वो मेरा ख्याल है 90, शफी मोहम्मद शाह, फरियाल गौहर, सुहेल असगर, रियाज, सुहेल असगर, शफी मोहम्मद शाह, वो जो फरियाल गौहर। अच्छा, वो विलन का रोल किसने किया था? सुहेल असगर ने किया, असगर साहब, अच्छा। मरहूम, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। तो ये हवाले, तो ये हालत है कि 18 लाख, और ये हाई क्लास, बड़ी बड़ी क्लासें, और उसके अंदर आउटडोर लोकेशंस, और बड़ा बड़े लार्जर देन लाइफ घर उसके, और टोयोटा सरा गाड़ी जो यूं खुलती थी, जो इतना बड़ा यूं करके जो खुलती थी, हाँ, मुझे भी रिकॉल हुआ बचपन में, यूं करके गाड़ी मैं बताऊं, खुलेगी। टोयोटा सरा, हमें एक शॉट दिखाना था कि एक हीरो उतरता है, गाड़ी से उतरता है और सामने जाता है, उसको लड़की नजर आती है। अब ये शॉट था, मैंने पूछा कि जीएम थे हमारे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा गाड़ी चाहिए हाई क्लास, मेरी ले लो। अब वो 90 का सीन है, मैंने कौन सी 88 की कोरोला, मैंने सर 88 की कोरोला में ना वो ग्रैंजर नहीं आएगा जो मतलब आप भरम दिखा रहे हैं ना हीरो का, नहीं तो वही है। एक ने कहा मेरी मजदा ले लो, अब मैं मजदा गए। अब आप सोचिए दौर क्या था, मैं जा रहा था एक काम से, तो ये जो जहाँ अब मैकडोनल्ड बना हुआ था, अल्लाह वाली चौरंगी, जहाँ हामिद टेट, वहाँ मैंने देखा एक गाड़ी रुकी आके, और उसमें से एक यूँ दरवाज़ा खोला, एक बंदा उतरा अंदर। अरे मैं तो गया, मैंने अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कहा यार एक ड्रामा कर रहे हैं हम लोग, एक यहाँ शहीद मिलत का एक शॉट है जिसके अंदर दिखा रहे हैं लड़का हीरो उतरता है। जी जी। तो मैंने कहा यार हमें ये, आप मेरे अगर साथ चलें, तो मैंने कहा एक शॉट करना है गाड़ी का कि वो बंदा गाड़ी से उतरता निकलता है, और आप नहीं तो मैं क्यों चलूँ। मैं कहा वो गाड़ी असल में, कहला मेरी गाड़ी ले जाएँ वहाँ से। क्या मैंने कहा नहीं, वो हमें वहाँ शहीद ले जाएँ, जब फायर को छुड़वा दीजिएगा, ये गाड़ी मेरा ऑफिस ऊपर ही है आर्मी ट्रेड सेंटर में। ये हालात थे, गाड़ी दे दी, वो गाड़ी हमने आए, हमने शॉट किया। तो मतलब हमें एक अच्छा ट्रेंड ये था कि जी बहुत सेट लगना है, जो भी जितना बड़ा ड्रामा हो सेट लगना है। हमारा पाकिस्तान के चैनल का एक जो था सेट लगना है, बड़ा सेट, बोर्ड लग गया, हार्ड बोर्ड लग गया, पीछे अलमारी लग गई, अगर ड्राइंग रूम दिखाना है तो मुझे 4 वाज रख दिए, फरान रख दिए, एक कुर्सी रख दी, एक सोफ़ा रख दिया, सिंपल इस तरह। अब हमने कहा यार ये तो जहानिया शाह का जो घर है, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा नवाब है, इसके लिए घर चाहिए, तो मैं घर के सेट लग जाएगा, पीछे वो लगा देंगे। मैं कहा नहीं यार कुछ बड़ा होना चाहिए। हम घूमते रहे, एक कैंट स्टेशन के पास घर था, बहुत बड़े साहब हैं, उनका मैं क्या नाम है, बहुत अच्छे पॉलिटिकल फिगर है शायद शायद जी, बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर, उनका घर था।
तो हमने घर जाकर देखा तो ओ हो, मतलब उनका तो घर यहाँ से शुरू होता था, तो हवेलियाँ, तो आर्चेस, तो कॉलम, तो महल जैसा घर, और बड़े बड़े लाउंजेस और दालान, और हमारी हिम्मत, हमने कहा ये घर तो आइडियल है। हमने अंदर जाके बात की, हमने कहा इस तरह में है, हम एक ड्रामा कर रहे हैं, उसके अंदर ये शफी मोहम्मद शाह हैं, तो असगर हैं, फरियाल गौहर हैं, हम एक ड्रामा करना चाहते हैं, इस तरह करें। कहाँ मैं तो मैंने कहा आपका घर चाहिए शूटिंग, कितने दिन करेंगे? हमने कहा 5 से 6 दिन का काम होगा, सुबह हम आएंगे, शाम तक काम करेंगे। वो होश, उन्होंने कहा टेलीविजन पे आएगा। मैंने कहा जी सर जी, ना सिर्फ घर दिया गया, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय, और अगर रात देर तक शूटिंग, रात का खाना। यानी वो सचमुच नवाब थे, उन्होंने नवाबों वाला। नहीं, अब तो मंसूर साहिर साहब, अगर आप जाते हैं ना, किसी से कहते हैं मुझे आपका कार पोर्च में एक शॉट करना है, देखिए 1.25 लाख रुपए तो हम बोल लेते हैं, उसका 25,000 रुपए में लाइट के, क्योंकि आप देंगे तो अलग लेंगे तो उसको एक ग्रिड यूज होता है उसका, और बाहर 2 गाड़ियाँ यूज नहीं होंगी, देखो पानी चाहे आप अपना लाएंगे, पानी हम नहीं दे सकते। ये है वो दौर था कि मैंने कहा ना, उसने गाड़ी दे दी, उन्होंने अपना घर दे दिया अपने, तो ये जनरेशन। अब लोगों को पता लग गया कि कमर्शलाइजेशन है, पैसा है इसमें, पैसा, ये लोग पैसा कमाते हैं ड्रामे से, तो हमें भी दो। तो ये हालात हो, तो वो दौर था। तो बात ये नहीं है, कंटेंट आज भी बहुत अच्छा है, आज करोड़ों रुपए का ड्रामा बनता है। मैं आपको बताया 18 लाख रुपए, आज करोड़ों रुपए का ड्रामा बनता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, करोड़ों में एक सीरियल करोड़ों रुपए में तैयार होती है, तो वो अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, हाई क्लास आर्टिस्ट यूज हो रहा है उसके अंदर, बड़ा बड़ा क्लास का आर्टिस्ट, और स्पॉन्सरशिप बढ़ गई है, तो फिर वो आपके पैसे वसूल भी हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उस्मान मेरे भाई, आपके रेस्टोरेंट पे भी मैंने सुना है बड़े फनकार आते हैं, खास तौर पर अपकमिंग फनकारों का और मॉडल्स का बड़ा रश रहता है। पहली बात तो मैं, जैसे मोहसिन रिजवी साहब बैठे हुए, बहुत सीनियर हमारे से, बहुत, मैंने भी जब से अपना होश संभाला है तो एक ही चैनल था, सबको पता है, ठीक हो गया। 8 से 9 जब ड्रामा चलता था, ट्रैफिक जाम हो जाता था। उसमें क्या था कि मोबाइल नहीं था। अब क्या हो गया कि कंपटीशन बढ़ गया। एक ड्रामा बहुत मशहूर था, ऐनक वाले जिन, जी जी, जिसको बच्चे देखते ही देखते जी, थे, उसके आर्टिस्ट बहुत मशहूर होते थे। अब लोगों ने बिजनेस बना लिया थी। अब सर जैसे सही कह रहे हैं कि अब करोड़ों रुपए लग रहे हैं। अब एक इंसान को पता है मैं 4 करोड़ लगाऊंगा तो मैंने 6 कमाना है। चैनल बहुत सारे हो गए, कंपटीशन हो गए, फिर आपकी फिंगर टिप्स पे यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम, डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी नहीं था, ये सारे आपको जरिए मिल गए कमाने की भी। सही। और रेस्टोरेंट की बात की, माशाल्लाह मैंने जब 2020 में भी मुर्तज़ा कमर्शियल पे खोला तो सारी माशाल्लाह आर्टिस्ट आए इंडस्ट्री के। मेरा खुद भी एक इंडस्ट्री से वाबस्तगी है, 16-17 साल से प्रोडक्शन से भी है, तो रात को भी काफ़ी आर्टिस्ट आए हुए थे। और टीपू शाह हो गए, सलीम भाई, मतलब हफ्ते को एक दिन इनका मैं डिनर रखता रहता हूँ। अब तो हमें टेंशन ही नहीं कि लोग होते पहले। अब मोहसिन भाई का इजाफा हो गया ना बिल्कुल मोहसिन भाई, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हम साथ बिल्कुल हाजिर। और जैसे मूवीज की, अभी मूवीज भी अच्छी बन रही। अच्छा, बेहयाई भी ज्यादा हो गई है, जैसे ज्यादा बेहयाई ज्यादा हो गई है, किस सेंस में कह रहे हैं आप? सर, मतलब सेंस ये में जो ऐसे सोशल मीडिया के हवाले से, या हमारे ड्रामों में भी? हमारे ड्रामों में भी हो गई है कि लिबास का पहले हमारी जैसे वालदा, हम लोग साथ फैमिली के साथ देखते देखने वाला। अब आप एक ऐड बैठ के नहीं देख सकते फैमिली के साथ। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, एक ही घर में जैसे एक बंदे की शादी हुई है, उसी की साली आ रही है, तो वो उसी का हस्बैंड साली के ऊपर डोरे, माशरे को थोड़ा तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छा आपने नुक्ता उठाया। ये बात बॉस, चूंकि हम दोनों में आपका एक मकाम है, आप सीनियर हैं, तो ये जो कंटेंट बदला है, वो जो ड्रामा आपने जो ड्रामों के नाम गिनवाए हमें, तो हम खुदा की बस्ती से लेकर और वारिस अपना परछाइयाँ तक आए, हवाएं तक आए, तो वो कंटेंट जो है वो आप देख सकते हैं अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। क्या आज का ड्रामा ऐसा ही है या थोड़ा सा फर्क आया है? देखिए, मैं मंसूर साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताऊं, ये एक कमर्शियल दौर है। जो बिकता है ना वही दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है, बात है। आप क्यों पसंद कर रहे हैं? मतलब कि जी एक बहनोई है, वो साली को लाइन मार रहा है, हाँ, या और जो ये इसकी आपने हाईएस्ट रेटिंग दे दी। सुतेला बाप है, वो अपनी बेटी के चक्कर में कि उसके बाजू पे हाथ लगा ले हल्के थे, ये फिर अगर एक टीचर है, वो अपनी स्टूडेंट को करीब लाने की कोशिश कर रहा है,
तो आप उसको क्यों पसंद कर रहे हैं? इतनी रेटिंग क्यों आ रही है उसकी कि लोग देखना चाहते हैं उसको? यूट्यूब पर भी पीछे कर करके देख रहे हैं उसको, यार यार क्या शॉट था वो आया करीब आके कान में उसके बात कर रहा था, बान भी टच हो गई उसकी कान पे। तो इसको क्यों? एक जमाना था कि जी पसंद किया करते थे कि लड़की को थप्पड़ पड़ रहा है, बीवी को घर में थप्पड़ पड़ रहा है, थप्पड़ ओ लड़की पे जुल्म हो रहा है, खुशी के मारे बुरा हाल था, औरतों का भी यार यही होता हमारे साथ, उसकी हाइप क्रिएट हो रही थी। मंसूर साहब, आपका अगर ये एक प्रोग्राम कर रहे हैं ना, इसको लोग सराहें ना तो आप बंद कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, प्रोग्राम बिल्कुल ऐसे ही है। आपको कमर्शियल हम अपने शो के फॉर्मेट को हम बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं होने देते, हम हंसते मुस्कुराते हैं इसीलिए जी। तो लोग देख रहे हैं तो आप कर रहे हैं ना, आप पसंद कर रहे हैं। तो अगर पसंद नहीं करेंगे आप, तो ये चीजों को आप ना पसंद करें, मत देखें। आपकी टीआरपी जा रही है 14.1, तो जब 14.1 दोनों का यार ये देखा जा रहा है, और टीआरपी का मतलब ये नहीं होता, झूठ नहीं होती कोई, वो मोबाइलों से नहीं बनाई जाती, वो आपके मीटर लगे हुए जो बना उसका एक सर रीजन मैं ये बताता हूँ कि एक स्टोरी बनाई जाती है, 30-32 एपिसोड का ड्रामा बनाया जाता है। उसमें होता क्या कि हम एक फर्स्ट एपिसोड से देखते हुए आ रहे हैं कि 10 एपिसोड तक कॉन्टेक्ट अच्छा चल रहा है, 11वें एपिसोड में एकदम यू टर्न ले लेते तो अच्छा वो स्टोरी फिर मज़े ख़राब कर देती है। अगर आप नहीं देखेंगे तो मज़ा ख़राब। अच्छा उसके अंदर काफ़ी हमारे ड्रामों के अंदर मौलवियों ने भी बहुत सारी इश्यूज उठाए, पैमरा ने भी उठाया, और काफ़ी ड्रामे बैन भी हुए। तो सर कभी कभार ये राइटर का भी होता है, जब चैनल अप्रूवल कर रहा होता है तो अप्रूव क्यों कर रहा होता है, इसको भी तो चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। और आपका माशरा वैसे सर किस तरफ जा रहा है? मोहसिन भाई, बात वही आती है, दुल्हन वही जो पियामन भाई, जब आप रेटिंग मुसलसल दे रहे हैं ऐसे ड्रामों की, फिर तो कहीं ना कहीं आप मंसूर भाई अभी एक छोटा सा, आप भी तो इस सारे मामले में, मंसूर भाई अभी एक छोटा सा सानिया हुआ है 4 दिन पहले, बहुत बड़ा, तकरीबन 200 से ज्यादा वैशी दरिंदा छोटी बच्चियों के साथ, जी, बहुत हाई क्रिएट हमारे एरिया डिफेंस आने का ये कई बाद का। अब देखिए वो यूएसबी लेके गई है दुकान में वो बच्ची, तो वहां से वो बंदा पकड़ा गया 8 साल के बाद। अगर वो नहीं जाती, अब ये देखिए यूएसबी आ गई, आपके छोटे छोटे वो कार्ड आते थे, उसके अंदर मूवीज बढ़ रही है, हर चीज को छोटा कर दिया गया है। अब जैसे कुछ चीजों में टिकटॉक्स हो गई, बेहयाई, लोग मौत का वाकया मिला, अच्छा मॉडल्स के एक्टर्स के स्कैंडल्स भी सामने आए, ये भी एक बहुत सारी चीज है ना। इसकी सोशल मीडिया ने कितना असर डाला है हमारी सोसाइटी पे, देखो कहां लिंक कर गया ये उस्मान का कहना। टिकटॉक की और टिकटॉक की या यूट्यूब की, या अगर उनको व्यूअरशिप मिल गई, फर्ज करो एक लड़की ने उसने एक हल्का सा डांस दिखाया, थोड़ा सा लो नेक करके या थोड़े से स्लीवलेस करके डांस दिखाया, उसके अंदर 37,586 लाइक्स आ गए, तो उसकी तो जिंदगी 37,586 लाख का मतलब उसको तो पैसे बनने लगे वहां पर। अच्छा तो सर बेहयाई कितनी फैल रही है, हाँ। पीछे बंदे कितने खराब हो रहे हैं, हो गए ना खराब। एक को देखे बोलते एक मछली पूरे तालाब को। बहुत लोग, एक बंदे ने PlayStation 5 लिया तो दूसरा बच्चा कहता मुझे PlayStation 6 चाहिए। देखिए अभी जो कुछ इश्यूज आए हमारे सामने आए, उन्होंने कहा कि जी मेरी नादेबा वीडियो लीक कर दी। बिल्कुल। ओ भाई तो तू अच्छा नादेबा वीडियो लीक कर दी, मेरी नादेबा वीडियो लीक कर दी, वो नादेबा वीडियो पता लगा बनवा भी वही रही है। अच्छा कि तू मेरे साथ मजे की बात सर, एक कांटेक्ट हो गया AI। अच्छा ओरिजिनल में लोग होते भी हैं, अब उन्होंने डाल दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये तो AI से बनी है। हाँ, कितने एक्टर्स का ऐसा बयान है, पता लग अच्छा जाता आप है। रोटी को रोटी ही कहते हैं, ये बचत का घर नहीं आ गया, पता लग जाता है AI। देखिए मंसूर साहब, एक अगर एक इंडस्ट्री में 40 साल गुजारे तो हमें पता लगेगा AI क्या है और रियलिटी क्या है। बिल्कुल AI पता लग जाता है। अगर आप खामा ये ओरिजिनल शॉट की बात हो, मैं कह रहा हूँ वो लड़कियां ओरिजिनल नादेबा वीडियो बनवा रही हैं TRP बनवाने के लिए। उसके बाद जब उनका जगह 10 मिलियन लाइक है, हो उसके बाद तो सारी नादेबा आ गया उनके कपड़े वपड़े, तो वो बनवा रही है ना, तो बनवा रही है तो चल रहा है ना, तो वो इसलिए पैसा बहुत बड़ी बुरी चीज है साहब। और आप समझते हैं कि मटेरियलिज्म जो है वो मादा परस्ती जो है वो अब हमारी सोसाइटी में जड़ मटेरियलिज्म। और सर ने एक बात की, जो दिखता वो बिकता है, और एज इट इज ऐसा ही है। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो देखना भी वही चाहते हैं, उनको थोड़ा सा बेहयाई की तरफ वो देखना भी अभी जो हमारे कुछ यूट्यूबर्स थे जिन पे बैन लगा है, वो आके जब बताते थे कि ये मैंने 25 करोड़ रुपए का घर खरीद लिया, मैंने ये कर लिया, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, आज इतना पैसा मिला, 26 करोड़ का घर मिल गया। कितने लोग ऐसे जो आके, तो उनको मोटिवेशन होती है, यार 25 करोड़ का घर इसने यूट्यूब की वीडियो बना के ऑन एयर करके ले, तो यार हम क्यों नहीं कर सकते। एक लड़की जरा सी गोरी है, साफ से शक्ल है, खूबसूरत है,
तो वो कहती है यार मैं भी करूंगी, ये करूँ तो क्या मैं थोड़े से आस्तीने नीचे करने से आई एम सॉरी सर उनके चक्कर में फिर मर्डर भी कितने होते हैं हाँ, पीछे, तो फिर होगा। फिर लोग भी वापिस वही आप वाली बात जो दिखता वो बिकता भी है, फिर मर्डर भी होते हैं, बेहयाई भी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन भी पैसे शुरू हो जाती है। बात वही आ गई ना आपके मॉनिटर के पैसे आ रहे हैं ना, पैसा बुरी चीज है। आप बंद कर दें पाकिस्तान के लिए, आप मैं कहता हूँ बैन लगा दें इस वक्त कि जी किसी यूट्यूब किसी वीडियो अगर पाकिस्तान से कोई चीज चलेगी कोई पैसा नहीं मिलेगा। और आप अपनी माशरत के दरमियान रहकर नहीं काम करेंगे तो फिर मुश्किल होगी। कोई पैसा नाज़रीन किराम, सब ब्रेक, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मोहसिन भाई से हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि मादा परस्ती जो है हमारी सोसाइटी में जड़ कर चुकी है, मटेरियलिस्टिक हवाले जो हैं वो सरायत कर चुके हैं। मेरे भाई उस्मान, आज का जो आर्टिस्ट है उसके पास काम वो अगर एक छोटे से सीरियल में भी कर रहा है तो मोबाइल जो है वो उसके पास शायद वो जो टॉम क्रूज के पास हो वो वाला मोबाइल लेके घूम रहा है। ऐसा कैसे होता है? बिल्कुल, असल में होता क्या है, कुछ आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट तक महदूद रह गए ना, वो एक्टिंग ही कर रहे हैं उससे जरिया माश। कुछ आर्टिस्टों के बैक पे बिजनेस भी चल रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो गाड़ियां भी रखी हुई हैं, घर भी अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, अब क्या होता है, एक रिबन काटने जा रहे हैं, कुछ लोग तो दोस्ती मायद हैं। मेरे अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, 2 आर्टिस्ट को मैं बुलाया, नाम मैं नहीं लूँगा, तो उन्होंने मुझे एक टोन तो मार दी, बोला उस्मान भाई हम आपसे सलाम दुआ पे आ रहे हैं, वरना हम 5 लाख रुपए लेते हैं, रिबन काट देंगे। तो आप ये सोचें कितने एड्स मिलते हैं इनको, कितनी पब्लिसिटी होती है। दुबई के शेख इनको बुला रहे हैं, गोल्डन वीजे मिले हुए हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। वो आर्टिस्ट आते रहते हैं, नुमान हबीब हो गया, 2 सभी लाहौर से आए हैं, फिर सलीम भाई हो गए। सलीम भाई भी एक पुराना नाम है। सबसे ज्यादा बॉन्डिंग तुम्हारी हंसी मजाक और दोस्ती का हवाला जो है वो किस आर्टिस्ट के साथ जो है बहुत टीपू अच्छा भाई से भी है, सलीम भाई से भी है। कैसा पाया तुमने टीपू भाई को और कैसा पाया सलीम भाई को एक दोस्त की हैसी? आर्टिस्ट तो ये दोनों अनडाउटेडली बहुत कमाल के हैं, बहुत बहुत नाइस बंदे हैं। कभी इनको कहीं बुलाया है ना मैंने इवेंट पे, इनके मुंह से मैंने ना नहीं सुनी। मेरी शादी हुई, काफ़ी आर्टिस्ट आए, सलीम भाई ने उस टाइम में मुझे ओके कर दिया। सलीम भाई को मैं 1 घंटे पहले भी कॉलें करता रहा, सलीम भाई का मैसेज आया यार सॉरी टू से मैं लाहौर शूट पे आ गया हूँ, वरना शादी में तुम्हारी ज़रूर आता। तो कोई मसरूफियत की वजह से नहीं आते, वरना वीकेंड पे तो ज़रूर मुलाकात होती, क्योंकि ये भी DHA में होते हैं, फिर शूट्स वगैरह भी चल रही होती है। वीकेंड में एक दफ़ा डिनर हो जाता, साथ गपशप हो जाती कुछ चीज़ों के ऊपर। अच्छा, इनको कुछ चीज़ें कभी प्रोवाइड करनी होती हैं, जैसे हमारा एक ग्रुप भी है हैवी बाइक्स का, उसके अंदर 150 से 200 हैवी बाइक्स हैं। हैवी बाइक्स का बाकायदा ग्रुप है आपका? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और काफ़ी ड्रामे मशहूर पाकिस्तान के भी गुजरे, तो उसके अंदर बाइक्स और गाड़ियाँ। ड्रामे का नाम ले सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। राज़े उल्फत में हुई थी, फिर अभी एक हिबा बुखारी और फिरोज खान का चल रहा है फेस 8 में, अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया नाम। उसमें एक हमारे दोस्त हैं जुनेद, उन्होंने अपनी मर्सिडीज दी है। फिर वो जो हैवी बाइक्स वाला जो है वो बाकायदा आपका एक ट्रुप है, ग्रुप है? बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर स्टंट मैन भी है। अच्छा, बिल्कुल। और इन लोगों की भी हैवी बाइक्स इन्होंने रखी हुई हैं अभी मंसूर जी और ये सब रखते हैं ये। अच्छा मोहसिन भाई, इनका आर्ले का ग्रुप है। जी फैसल हो गया, आदि हो गया, आदि जी। हमारे ग्रुप में आर्ले विद हैवी बाइक्स हैं दोनों। अब हमारे ग्रुप में एक H2R बाइक है जो 2.5 से 3 आर्ले और हैवी बाइक्स मेरे जरा नाजरीन को भी समझाएं और मुझे भी समझाएं, मैं बाइक वाला नहीं हूं। हैवी बाइक्स में तो बहुत सी आ जाती हैं, BMW की आ जाती है। हार्ले डेविडसन एक ब्रांड है। अच्छा, हार्ले डेविडसन की जो बाइक्स हैं वो बिल्कुल ही अलग होती हैं, जो हमारे पाकिस्तान की वो जो पुरानी अगर वो जो ट्रायम्फ टाइप की अंग्रेजी फिल्मों में हमने देखा है, वो जो काउबॉय टाइप के लेके हमारे पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर शोर बहुत होता है इनका, बहुत शोर होता है। डब 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 डब,
मशहूर सियासतदान है पाकिस्तान के, हमारे उनके पास भी है, वो पूरी सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। जब गवर्नर साहब ने रखी हुई थी, फैसल वार्डन ने रखी हुई थी, दमदमा पे चलते हैं तो आगे पीछे सिक्योरिटी चल रही होती है, हैवी बाइक चल रही होती है। और ये हैवी बाइक जिनको आप समझ रहे हैं, ये कोई 8, 10, 20, 25 लाख की नहीं होती सर। नहीं करें, 50 साइकिल की बात कर रहे हैं, 50 मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं आप। दो सर मेरे रेस्टोरेंट के ऊपर 8 करोड़ से 18 करोड़ से ऊपर की बाइक्स आई थी, 70 से 80 बाइक्स थी। ये अब आप 50 को मल्टीप्लाई करें 18 से, 50 लाख 60 लाख की एक नॉर्मल बाइक है। 20-25 लाख में तो बहुत पुरानी मिलती है, कोई लेता भी नहीं है। अच्छा। मंसूर भाई जो H2R इस वक्त सबसे हैवी बाइक जो है उसकी मालियत क्या, मतलब जो 3 करोड़ सर H2R की, जो सबसे महंगी करोड़ रुपए में मोटरसाइकिल। जी मोटरसाइकिल वो जो किक मार के स्टार्ट करते हैं वो। सर अभी लाहौर में वो है डॉक्टर एक है, उन्होंने अभी 5 करोड़ की डुकाटी मंगवाई है। अच्छा जी, डुकाटी भाई साहब भी मंगवाई है, 1 महीना हुआ है, रेड कलर की बाइक है। जी बहुत सर हम गरीब कौम है। अभी इन लोगों ने आदि अदील अमजद ने, फैसल कुरैशी ने, इन लोगों ने एक ट्रिप किया था कराची से हुंडा तक का। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके आगे पीछे सिक्योरिटी पुलिस की वैनें चल रही थी, इन सब के टॉक बैग्स लगे हुए थे, टॉक बैग्स लगे सारी मोटरसाइकिलों पे सबके लगे हुए थे। सब चलती मोटरसाइकिल बात कर रहे होते थे, आगे से लेफ्ट मोड़ा, ये रुकना, रेस्टोरेंट आ रहा है, यार रुकेंगे चाय पियेंगे, सब आपस में बात करते चलते थे। 8-10 बाइक चलती थी, हुंजा गए थे यहाँ से ये लोग। सर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक दफा की मिली जिंदगी है। मोर भी कम टू टुमारो, आज में जियो, आज में हंसो, आज में बात करो। मैं आपकी तरफ मोहसिन भाई जरा सा प्रीवियस जाना चाहूंगा। आपने जब अपने करियर की इब्तिदा की है 1988, तो आपने जो सितारे थे उन्हें तराशना शुरू किया, जो कोयले की कान से निकले हुए थे, आपने उनको हीरा बना दिया। नहीं अल्लाह ताला करता है। किन के साथ जो है आपका जो है ये जर्नी चलती है, कौन लोग आपके साथ साथ आए और आज वो माशाल्लाह? ऐसा नहीं, इसको ये नहीं कह सकते कि हमने बनाया या वो अल्लाह, मतलब आपका भी उसमें कुछ अमल दखल है ना? जी हाँ, ये मैं पहली इंट्रोडक्शन बहुत से आर्टिस्टों की हमारे साथ हुई। पहली इंट्रोडक्शन, नाम बताना शुरू करें। फजीला काजी हमारे साथ आई, बिल्कुल। हाँ, एक पार्लर था डिप्लेक्स, उन्होंने इनको रेफर किया, अच्छी थी, प्यारी थी, और हमारे पास सारा पास आई। पहली दफ़ा हमने इनको एक छोटा सा काम दिया, पहले प्रेस हेड था, उनके साथ काम किया, फिर एक कमर्शियल किया। एक कमर्शियल जब किया तो वो उसमें वो कमर्शियल हिट हो गया। अच्छा, जैसे फजीला भाभी का पहला कमर्शियल जो है वो हिट हो गया। कमर्शियल है वो हिट हो गया। जब वो हिट हो गया तो उनकी डिमांड आई, ठीक हो गया, तो क्या यार यही लड़की दोबारा चाहिए। तो हमने खुद ही, बेचारी बहुत डाउन टू अर्थ थी, बहुत अच्छी थी, इनकी फैमिली, इनकी अम्मी। तो फॉर इंस्टेंस अगर एक मिसाल के तौर पर अगर पहला कमर्शियल उन्होंने 10,000 रुपये लिए थे, तो वो तो 10 पे भी राजी थे। मैंने उठा के क्लाइंट को कह दिया, जो क्लाइंट यार वही लड़की चाहिए, बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है, मैंने 1 लाख रुपए लेगी उस वक्त 80s में बिल्डिंग आ जाती थी, एक बिल्डिंग उस टाइम पे आप एक कॉलोनी में बिल्डिंग खरीद सकते थे। तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा डन करें यार लड़के। तो वहाँ से वो हैं शगुफ्ता एजाज ने हमारे साथ स्टार्ट लिया था। बहुत सारे लोग, मैं क्या नाम लूँ, बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ स्टार्ट लिया था। फरियाल गौहर पाकिस्तान टीवी के आर्टिस्ट थी, मगर कमर्शियल उन्होंने हमारे साथ किए। शफी मोहम्मद शाह साहब ने हमारे साथ काम स्टार्ट लिया। तो बहुत सारे मैं आपने तो ड्रामा भी किया है, कमर्शियल्स में भी आपका एक बड़ा नाम है। क्या डिफरेंस है और किसमें ज्यादा मजा आता है आपको काम करके? देखिए, ड्रामा सीरियल अगर आप शूट कर रहे हैं तो वो तो गया पे 6 महीने के लिए। अगर हाँ, लेकिन वो हेक्टिक जॉब है, लेंथी जॉब है। हेक्टिक, लेंथी, पैसे कम। ओके। कमर्शियल 1 दिन का काम, पैसे बहुत ज्यादा, माशाल्लाह। आपको पता है, आप हैं इंडस्ट्री के, आप भी, आपको इस वक्त जो अच्छी मॉडल्स हैं ना हमारी पाकिस्तान में, जो अच्छी मॉडल काम के 2.5 करोड़ रुपए खातून लेती हैं एक कमर्शियल करने। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2.5 करोड़ रुपए, जानते हैं आप नाज़रीन, आप हिसाब कर रहे हैं 2.5 करोड़ रुपए कितने होते हैं? एक कमर्शियल के 2.5 करोड़ रुपए एक खातून है। इसी तरह एक साहब हैं, लड़का है, अच्छा लड़का है, वो भी 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए एक कमर्शियल करने के लेता है, और उसके लिए अच्छा। और ये जो बड़े क्रिकेटर्स हैं सर, देखिए सर इनका तो फिर ब्रांडिंग तो इनका भी मैं इनके ऊपर आऊंगा, बहुत लंबी इनकी दास्तान तो एक अलग बात है कि अगर कोई ब्रांड कर रहा है उनको, और वो कर रहा है, तो वो तो जाहिर है पूरी दुनिया में ऐसा चलता है कि जब दुनिया में लोग कोई ब्रांड करते। मुझे याद है एक फिल्म आई थी टर्मिनेटर 2,
बिल्कुल बिल्कुल टर्मिनेटर सर। 2 आई थी, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर उसमें थे। उसमें एक शॉट पे वो कहते हैं, वो आके बैठते हैं और वो बच्चे के साथ तो बाइक पे आते हैं और एक बाहर आते हैं हाईवे पर, बच्चे के साथ आके बैठते हैं। तो वो एक वेटर आके पूछता है, तो वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? कहता यस ड्रिंक। तो कहता विच वन? कहता ऑफ कोर्स पेप्सी। ठीक है सर, कितने अब आप ये स्पॉन्सर बात किया देखें, होगा। उन्होंने कहा ऑफ कोर्स पेप्सी। सर मिलियंस ऑफ डॉलर्स मैं मतलब आप वो टर्मिनेटर जो है वो कह रहा है, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर कह रहा है, Of course. तो उसके कहने की जो इसी को मतलब जब पेप्सी ब्रांडिंग करता है तो पूरी दुनिया में करता है। एक फिल्म थी क़यामत से क़यामत तक, पड़ोसी मुल्क की, जी बिल्कुल पाकिस्तान की भी तो थी एक। नहीं बाहर की थी सर एक पाकिस्तान की भी थी, वो क़यामत होगी, से क़यामत मैं तक, बाहर मेरा ख्याल है अजब गुल की थी शायद। मैं बाहर वो की- वो सिर्फ क़यामत थी मंसूर भाई, क़यामत। होगी। ये क़यामत से बाहर क़यामत। की फिल्म थी, हमारे पड़ोस में थी। उसमें आमिर खान थे, जूही चावला थी, ठीक हो गया। और वो जूही चावला तो अपने जी इनकी फैमिली की हैं जी। अच्छा, वो जूही चावला आमिर खान होते हैं तो वो नाराज हो जाती हैं जूही चावला, तो वो आके कैंटीन में बैठा होता है, आके बोलता है, जूही चावला कहते हैं बात नहीं, मैं तुमसे बात नहीं, वही जाने कहती है। आमिर खान कहता है नाराज होती है तो हो, मैं तो अपनी पेप्सी पीऊंगा। अब ये बात आमिर खान ने कह दी, वो बात आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हीरो कह रहा है, फिल्म का हीरो कह रहा ये है। कह दी। सर ये ब्रांडिंग कहलाती है, जो आप बात कर रहे हैं ना, क्रिकेटर्स ब्रांडिंग कर रहे हैं, यहाँ नाम लगा के चल रहे हैं, नाम लगा के चल रहे हैं या एड में आ रहे हैं, तो फिर मैं उससे कंपैरिजन कर रहा था ये कि अगर branding कर रहे हमारा एक स्टार जो है वो 2 करोड़ रुपए ले रहा है, जी, हमारी normal। एक टीवी आर्टिस्ट जो है वो 2.5 करोड़ रुपए इश्तेहार Normal। के ले रही है, और वो एक साल में 5-6 ऐड कर लेती हैं। सकून है। अच्छा, काफी मॉडल एक्टर रैम वॉक की तरफ से ऐड में आई, वो रैम वॉक छोड़ दी, एक्टिंग की तरफ से एड्स कर दी, वो कहती है हमारा एड से पूरा होता है। दूसरी बात सर, आपको भी पता होगा, शैम्पू के एड्स आते जी, हैं, जी। मुख्तलिफ एड्स आते हैं, ये एक्टर्स वो यूज भी नहीं करती हैं। अरे नहीं बहुत सी चीजें काफी सारी चीजें यूज नहीं करती होती। सर। मैं एक क्रीम का कमर्शियल कर रहा था, एक मॉडल ने उस फिल्म से 10 लाख रुपए लिए थे। उस जमाने में बहुत अच्छी मॉडल चल रही थी, वो बहुत अच्छी थी, 10 लाख था। तो उस फिल्म की बात बता रहे हैं ये मैं बात कर रहा हूँ 95-96 की, 10 लाख रुपए उस वक्त, ठीक है। वो खातून थी और वो उस क्रीम के कमर्शियल ब्रांडिंग कर रही थी। तो उस क्रीम के कमर्शियल में एक शॉट था, वो यूं क्रीम लगाती है, ये करती है और ये करती है, यही रखती है मुझे हसीन और जवान, ये करना था। हमने कहा कहती नहीं, ये क्रीम में टच तो नहीं करूंगी। मैंने ये मंसूर भाई चीजें नाकिस ये चीजें करना है नहीं, ये क्रीम टचिंग। तो हमारे साथ एक मेकअप आर्टिस्ट मौजूद थी, उन्होंने उनकी क्रीम दी उनको, जो उनका लोशन मतलब दिखाई आपने वो, दिखाई, हाँ वो उन्होंने लगाई अपनी वाली। उन्होंने ये किया, ये खोला डब्बा, ये यूं लगाई, यूं किया, उसके बाद कट हुआ, हाथ साफ हुए, डिटोल से हाथ धुले, साफ हुए, उसके बाद वो लोशन डाला गया उनके हाथ में, जो उनका अपना था सीरम, और यूं करके, और फिर वो कहती यही रखती है मुझे हसीन और जवान। तो वही, ये तो भाई ये तो बड़ा है सर। अब बात यही है ना, देखें कि आर्नर कह रहा है कि पेप्सी पीऊंगा, आमिर खान कह रहा है। अच्छा, लोगों ने उसी को फॉलो करना है कि बोल कौन रहा है, दिखा कौन रहा है। जैसे हमारे एक पार्टी के जाल आते हैं, मैं पानी बिजली गैस सब ले आऊंगा, वोट लेते हैं, फिर इक्तदार में आते हैं, फिर रूलिंग घूमती है, फिर कद्दू कटता बढ़ता नहीं है। मगर ये बॉस, ये एक सवाल मेरे जहन में आया, आपने चूंकि बड़े स्टार्स के साथ काम किया, कौन से ऐसे स्टार्स हैं जो स्टार होते हुए भी स्टार्स नहीं थे, इतने ही डाउन टू अर्थ थे कि जैसे आम आदमी के साथ आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जिन्होंने आपको कभी तंग नहीं किया, कभी एटीट्यूड नहीं दिखाया? देखिए, तंग नहीं किया, एटीट्यूड नहीं दिया, इसके मैं बात करूं तो मैं नाम लूंगा, हाँ बिल्कुल, रीमा का। माशाल्लाह। ओ हो, रीमा के साथ मैंने बहुत काम किया, रीमा, और उस वक्त काम किया जब वो टॉप आर्टिस्ट थी, टॉप सुपरस्टार थी। मैं 9 बजे शूट का टाइम देता था उनको कि सुबह 9 बजे शूट है, ईस्टर्न स्टूडियो 9 बजे शूट है। मैं 9:45 बजे पहुंचता था, 8:30 बजे उनकी गाड़ी खड़ी होती थी, 8:30 बजे उनकी गाड़ी, दस्तगीर उनका जो सेक्रेटरी था वो सब बैठे होते थे, 8:30 मैं 9:45 बजे, 9 बजे शूट होती थी। उन्होंने, हाँ, रीमा का मैं बताऊं, रीमा आती थी जब सेट पे आई और मेकअप वेकअप हुआ उनका, आती थी और आके कहती थी कि बॉस इजाज़त हो तो लाइटिंग करा लूँ? आप कराएंगी? जी बॉस मैं कराऊंगी। वो आती थी, अच्छा बॉस मेरा कितना, कहाँ कितना है, मैं यहाँ, मेरा प्रोफाइल है, हाँ इतना है, कितना है,
और डीओपी के सामने आप ये कह रहे हैं कि उसका डायरेक्शन सेंस भी बहुत अच्छा था, Direction- लाइटिंग सेंस भी बहुत वो अच्छा था। डीओपी को कहती थी आ जाओ सामने, डीओपी सामने आ जाता तो हमारे ईस्टर्न स्टोरी ग्रिड लगती है ना, ग्रिड लगी है तो किनोफ्लो वगैरह लगी है जी, ना, जी। वो ग्रिड लगती है जो घूमती हैं, चलती हैं लाइटें जल्दी, और फाइबर पंजा वगैरह सब चल रहा होता, वो आके खड़ी होती थी और डीओपी के आ जा भाई कितने, मुझसे पूछे सर कितना ले रहे हैं, प्रोफाइल है, हाफ प्रोफाइल है, हाफ, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कितना मूव कर सकती हूँ, कितना ये इतना, फोकस देखो, फोकस फोकस बहुत, ओके वापस आ, फोकस देखे बस, ठीक है इतना इतना मूव करूंगी, अच्छा जी लाइटिंग करा लो बॉस, हाँ आ जाए। अब वो ऊपर, हाँ अब वो खड़ी भी सामने देख रही है, स्क्रीन सामने देख रही है, स्क्रीन में एलईडी लगा हुआ है हमारा जो, हाँ जी पंजा खोले, अच्छा वो अपनी पंजाबी बोलती थी उन सबके साथ ना, क्योंकि वो जो क्रू था, टेक्नीशियन पंजा खोले, पंजा खोलते ठक, बढ़ाएं बस, वो अपनी यहाँ लाइट चेक करती थी यहाँ, अच्छा पंजाबी में कहती थी मेरे गाल पे लाइट दें, मेरी इस गाल पे लाइट दें, अच्छा बॉस ये है ना फ्रेम, ये रहेगा ना। पंजाबी में भी कह सकते हैं आप ये बात। हाँ नहीं मुझे नहीं आती, मुझे इतनी अच्छी पंजाबी नहीं आती ना, तो वो कहती यहाँ पर लाइट दें, यहाँ लाइट बढ़ाएं बस, करके वो 15 मिनट मेरे आसान कर देती थी, अपनी लाइटिंग करा लेती थी, अपनी लाइटिंग करा के। ये कमिटमेंट की गुफ्तगू ये कमिटमेंट कर रहे हैं आप, ये कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट है, और ये चीज जाहिर करती है कि आप अपने काम को सिर्फ काम नहीं समझते हैं, आपने उसको वाकई इबादत का दर्जा दिया है, क्योंकि वो आपके रिस्क का हुसूल है। देखिए मैं मंसूर भाई एक बात बताऊं, जितने भी मैंने बड़े आर्टिस्ट देखे ना, ये मैं बड़ी फखरिया बात कर रहा हूं, जितने बड़े टेलीविजन की जिनकी ट्रेनिंग हुई हुई है, फिल्म की ट्रेनिंग जिनकी हुई है, वो इंतहाई प्रोफेशनल है और पक्के हैं अपने काम में। वो आपको हम बिल्कुल जब 35 mm पे शूट करते थे तो आपने तो अब तो 35 mm नहीं रहा जमाना, तो हमारी रील चलती थी, अंदर रील चलती थी, 400 फुट का नेगेटिव 26,800 रुपए का आता था, 400 फुट का नेगेटिव जो 4.5 मिनट खत्म होता था, तो हम रीटेक्स ज्यादा नहीं करनी होती थी, रीटेक्स नहीं करते थे ज्यादा, तो हम आर्टिस्ट भी वो लेते थे जो रीटेक ना कराए, जो ज्यादा बना के मैं इस्तेमाल करते थे, दोबारा करेंगे जी, मैं इस्तेमाल करते वही दोबारा करेंगे, मैं तो भाई हमारी तो रील जा रही है ना, हम इसको लाते थे। प्रोफेशनल आर्टिस्ट जितनी में रीमा, मीरा, रेशम, सना, ये जितने आते इनको अजय सीआर कर लेंगे, सीआर करते हैं कैमरा रिहर्सल, मैं इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा बस कहाँ से कहाँ तक चलना है, यहाँ तक चलोगी वहाँ पर रुकोगी, पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यार ये मेरी दिल को देता है तवारा, ये रंग, एक बार 2 3 बार करती थी, चौथी बॉस टेक करेंगे, कट टेक करती थी फिर वो, और एक गलती नहीं होती थी, तो वो हमारे 400 फुट में से हमारा 60 फुट खर्च होता था और टेक पूरी आ जाती थी। बॉस आपने अपनी गुफ्तगू में जो है वो पाकिस्तान की लेजेंडरी आर्टिस्ट मैडम मीरा का जिक्र छेड़ दिया है। मैडम मीरा का जिक्र छेड़ा, मीरा आर्टिस्ट बहुत अच्छी हैं। कोई मैडम मीरा से कभी सलाम दुआ हुई, कभी मुलाकात हुई आपकी? बिल्कुल हुई, लाहौर में हुई थी। अच्छा, और आप उनके घर गए थे या आपने? नहीं, एक साइड पे ही मुलाकात हुई थी। अच्छा सर सही कह रहे, काफी आर्टिस्टों के नहीं, मैं मीरा पे रुकूंगा, मैं मीरा हाँ मैडम सर वो तो मशहूर है, मैं अभी नहीं जा रहा मैडम से आगे, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपके पास कोई मीरा मैडम की कोई मेमोरी है या मैं वापस बॉस के पास आऊँ? मेरे पास मेमोरी है, एक सेट पे शूट चल रहा था, इकबाल कश्मीरी साहब मूवी डायरेक्ट कर रहे थे, पाकिस्तान के बड़े नामवर, बिल्कुल उस सेट पे हम थे। इत्तेफाक से मैं लाहौर गया हुआ था, पुरानी बात 12-15 साल हो गए होंगे इस बात को, तो वहाँ पे हमारे एक दोस्त ने हमें बुद्धू की, हम गए वहाँ पे, तो इकबाल कश्मीरी साहब से मुलाकात हुई। एक तो ये आई लेट, फिर माशाल्लाह उस टाइम पे इनका बड़ा रुझान, इंग्लिश जो टॉक्स चल रही थी, फिर जब्बार ऐसा कुछ देखें आप भी इंडस्ट्री से तो है ना उस्मान भाई, ऐसा तो नहीं है कि आपने मैडम मीरा के साथ बैठे हो और उनकी कुछ वाइब्स जो हैं वो आपने ना ली हो, कुछ थोड़ा सा बताएं ना मैडम कैसे मैं सर ये कहूँगा, मैडम थोड़ा सा कैसे बात कर रही थी आपसे, बनावटी जैसे अंदाज में, बनावटी नहीं, रियल नहीं, रियल असल में वो लोग समझते हैं कि वो बनावटी है, लेकिन मैडम उनका एटीट्यूड या तो ऐसा है, हमने ऐसा फील किया या मुझे लग रहा है कि बहुत बनावटी करके, जी आप यहाँ बैठ जाएं, जी आप इनको पानी पिलाएं, बहुत मतलब ये सारी गुफ्तगू वो उर्दू में कर रही थी, ये आप कुछ उनकी टूटी फूटी इंग्लिश भी थी। अच्छा, समवन वाटर, गिव मी अ वाटर,
तो वो तो आपको पता है कि इन चीज़ों पे बहुत असल में माशाल्लाह मैडम मीरा को जितना काम इंडस्ट्री में मिला वो उससे कहीं आगे की आर्टिस्ट हैं और यकीनन हम समझते हैं कि अगर सिनेमा का रिवाइवल होगा पाकिस्तान में तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगी। इंडिया तक भी गई हैं मूवीज करने, इंडिया मैडम तक में भी। बड़ा टैलेंट है, मैडम में बड़ा स्पार्क है, मैडम ने आने के बाद बड़ा काम किया है। मैं जा रहा हूँ नाजरीन ब्रेक पे, लेकिन मैं जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो फिर आप अपनी अपनी समातों को ज़रा झाड़ पोंछ कर जो है वो अच्छी तरह तैयार कर लें, क्योंकि फिर हम मोहसिन भाई से जानेंगे मैडम मीरा के बारे में। मैडम मीरा जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का है हीरा, हम उन पे बात करेंगे। मैं ले रहा हूँ एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और जैसे कि हमारा वादा था आपसे कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान की स्टार, सुपरस्टार, सुपर डुपर स्टार मैडम मीरा के बारे में बात करेंगे। मैडम मीरा सर, मैं देखिए दुनिया कुछ भी क्या है, दुनिया लोगों को मजाक करने के लिए बहाने चाहिए होते हैं, ठीक है। वो सर किसी का शेर है ठीक कि है। हम ना होंगे हाँ, तो कोई किसी हम तो और के की चर्चे चर्चे होंगे, जी। खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। दुनिया कुछ भी कहे। मैं बात करूंगा प्रोफेशनलिज्म जी, 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 मैं बात करूंगा प्रोफेशनल। एक कमर्शियल हमने करना था, ये मैडम ये लाहौर से आई हुई थी, तो वो कमर्शियल अच्छा मैंने इनसे कहा कि एक दिन का कमर्शियल है, सुबह से लेकर शाम में खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं आज मैं एक दिन पहले आ जाऊंगी रात को और अगले दिन आपके साथ काम करूंगा, दूसरे दिन शाम को चली जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। अब यानी मेरे पास हो गए 2 दिन। फिल्म थी 35 के ऊपर, 35 mm के ऊपर कमर्शियल था हमारा। अब आपको पता है टेक्निकलिटीज में होती है, कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम आ जाती है। थोड़ा सा मेरे देखने वालों को 35 mm के बारे में 35 mm नेगेटिव होता है, उसके लिए एरिफ्लेक्स कैमरा यूज है। आजकल जो कैमरे आ रहे हैं डिजिटल कैमरे आ रहे हैं, 35 के बाद यूमेटिक भी आ गया, बीटा कैम भी आ गया, एसपी बीटा कैम भी आ गया, डीवी कैम भी आ गया, सुपर VHS भी आ गया, तो डीजी बीटा भी आ गया, आई मैक्स भी आ गया। 35 mm अगर आप बात करें आला मारा से लेके पाकिस्तान की पहली फिल्म आला मारा, पहली बोलती फिल्म, हाँ, बोलती फिल्म, हाँ, या पाकिस्तान के दुनिया की हॉलीवुड की टाइटैनिक की बात करें, या आप गन्स ऑफ नेवरॉन की बात करें, या आप फजर इस्लाम की बात करें, 35 mm पे हैं ये सब। गोल्ड, ये सब 35 mm की फिल्में थी नेगेटिव। आपने अगर आपके वालिदैन ने तस्वीरें खींची हो अपने फोटो कैमरे पे, होता था पहले, वो नेगेटिव होता था, जो ऑब्सलीट है दुनिया भर में। अच्छा, नेगेटिव प्रोसेसिंग पाकिस्तान में उसकी टेलीसीनिया टेलीडाइन नहीं होती थी, टेलीसीनिया कहलाती थी। कलर ग्रेडिंग करना, फिल्म के ऊपर नेगेटिव को करना, धोना, धो के उसको वीडियो पर कन्वर्ट करना, वो यहाँ उसके लिए हमें दूसरे ममालिक जाना पड़ता था, लाजमी काम। और हर डायरेक्टर हर दूसरे दिन कोई ना कोई डायरेक्टर मूव कर रहा होता था, सिंगापुर, बैंकॉक, हांगकॉन्ग, इंग्लैंड, लंदन में हम, तो वो 35 mm धुलवाने जाए। बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ 35 पे। अच्छा, 35 mm अब तो कार्ड पे शूट हो जाती है, ये सब में कार्ड लगे हुए हैं, चिप लगी हुई है, इतने से कार्ड लगे हुए हैं, जो बेचारा चंद हजार रुपए में आ जाता है, उसको दोबारा साफ भी कर। 35 एक दफा धुलने के बाद, शूट होने के बाद दोबारा नहीं छप सकती थी। और 26,800 रुपए का उस जमाने में एक डब्बा नेगेटिव का आता था, जो 4 मिनट का होता था, जो खत्म हो जाता, तो नेगेटिव को रोक के यूज करना पड़ता था। तो मैं बात कर रहा हूं, मैडम मीरा हमारे से शूट पे आई हुई थी, मैंने उनसे एक दिन मांगा था। हमारी शूट होते होते फिल्म जो अब होने लगी, तो मुझे नहीं लगा कि आज रात को खत्म हो सकती है। अच्छा, अगला दिन था, अगले दिन शाम को 7 बजे उनको जाना था, फिल्म अभी रात 12 बज रहे थे, शूट चल रही थी, चलती रही। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा मैम मसला हो गया कि शूट ना लंबी जाएगी,
तो कल भी करेंगे। तो अब मुझे पता था 12 बज रहे हैं, ये शूट ये चली जाएंगी, सोएंगी, अगले दिन सुबह 10 बजे आएंगी तो काम कम है। इन्होंने मुझसे कहा कंटिन्यू करते हैं, शाबाश। इसलिए इन्होंने कंटिन्यू का रोके नहीं, काम को रोके नहीं, क्योंकि कल शाम को जाना ना, मैं कल था, मैंने कहा सर, मैंने कहा मैम मसला हो जाएगा। कहती मैं नहीं थकूंगी, आप काम करें। ये थ्रू आउट काम करते रही, सुबह 5 बज गए ये काम कर रही थी, बहुत लंबा काम था, उसके काम कर रही थी। इन्होंने, इनकी एक जुमला मुझे आज तक याद है, वो अगले दिन दोपहर तक चलनी थी शूट। इन्होंने कहा मोती साहब आप एक काम करें, क्रू चेंज कर दें, क्रू से कहें रेस्ट करें, दूसरा क्रू मंगवा लें, मैं तो काम करूंगी। जिंदाबाद। क्रू चेंज कर दिया उन्होंने, डीओपी चेंज हो गया, लाइटमैन चेंज हो, क्योंकि वो पिछले 22 घंटे से काम कर रहे थे, उनके लिए हो गई थी जॉब। उन्होंने इनको चेंज कर दिया, मैं तो यही हूं, लेकिन मैडम के लिए नहीं। ये अगले दिन मतलब फिर हमने 3 बजे रात को ब्रेक लिया, 5 बजे फिर शूट शुरू कर दी सुबह उन्होंने, हमने, और ये हम जाते आते शाम 6:30 बजे हमने खत्म किया और 9 बजे इनकी फ्लाइट दूसरे दिन शाम। इन्होंने नॉन स्टॉप अगर हम समझे तो ऑलमोस्ट इन्होंने 48 घंटे, माशाल्लाह। इन्होंने कहा मैं काम करूंगी, क्रू को आप चाहें तो क्या रेस्ट कर ले, दूसरा क्रू मंगवा लें, फ्रेश क्रू मंगा लें। तो मैं तो तारीफ करूंगा उनकी, उन्होंने मेरे साथ तो बहुत अच्छा किया, मेरे पैसे बचाए, वरना तो वो शिफ्ट चेंज अगली होती है, वो कहती हैं जी मैं तो इतने और पैसे लूंगी, या दूसरा वो कहती हैं मैं तो जी कल काम करूंगा। आर्टिस्ट भी हैं, बहुत हैं। मैंने आपसे कहा सर, जितने भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने टेलीविजन किया हुआ है, जिन्होंने फिल्म की हुई है, वो महान है अपने कामों के, वो डायरेक्टर की बचत करते हैं, वो डायरेक्टर को रुलाते नहीं है। आज का जो आर्टिस्ट है, चूंकि आप अभी नया काम करते हैं, नई प्रोडक्शन आपने की है, तो आपने जो नए आर्टिस्ट हैं उनका एटीट्यूड कैसा, जैसे ये बता रहे हैं, उनका एटीट्यूड कैसा होता है जी? जो टाइम दिया उसमें टाइम देखा कि अच्छा ओके टाटा बाय बाय अनवर भाई हम जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल होता है। काफी आर्टिस्टों का नाम तो मैं नहीं लूंगा, काफी अच्छे भी है उसके अंदर। अभी बीच में हमारा एक नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ नए आर्टिस्टों की, नए आर्टिस्ट का थोड़ा सा एटीट्यूड है, डाउन टू अर्थ नहीं कहेंगे उनको। जो पुराने, जैसे मोहसिन भाई का वाकई में जो पुराने काम को समझते हैं, वो अपने टाइम से आएंगे और टाइम देखेंगे। अगर तो शॉट किसी वजह से लेट हो गया है तो वो बोलेंगे हम 1 घंटा एक्स्ट्रा दे देंगे। जो नए आर्टिस्ट है उन्होंने टाइम देखना है, उनको बस अपने पैसों से मतलब है, उन्होंने प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाना है। बिल्कुल सही। उनको सिर्फ मकसद है अपने पैसों से टाइम गुजारें। काफ़ी शूट्स के ऊपर बदतमीजियाँ भी होती हैं, शूट रुक भी जाते हैं, लेट भी होते हैं, ड्रामे एक साल चेंज बढ़ते जाती है इनकी टाइमिंग। लास्ट टाइम काफी ड्रामे ऐसे गए, उसकी 100 एपिसोड थी, मतलब रुक भी जाते हैं ड्रामे। बिल्कुल इसी बुनियाद पे टसल हो गई और लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया। कभी आर्टिस्ट ने कहा कि मेरी राइटर से नहीं मिल रही, मेरी कैमरामैन से नहीं बन रही, उसने क्या कर दिया। हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये भी बहुत सारी चीजें ना, तो वो टाइम से नहीं आया, फिर अच्छा आप गाड़ी भेज दें। अच्छा कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं वो बाइक या रक्शे में भी पहुंचेंगे, गाड़ी खराब। अच्छा कुछ आर्टिस्ट है वो बोलेंगे आप अपनी गाड़ी भेजेंगे तो हम आएंगे। बड़े ये भी इनके अंदर बड़े मसले हैं। अच्छा फिर मजे की बात, अभी एक ये ज्यादातर एटीट्यूड आप मेल आर्टिस्टों में देख रहे हैं या फीमेल? अच्छा मेल में भी है, मैं ये तो नहीं कहूँगा मेल नहीं है। लास्ट में मैं एक शूट कर रहा था ड्रामे का, नया अभी जो चैनल खुला ग्रीन चैनल के लिए, उसके अंदर काफी आर्टिस्ट, हर आर्टिस्ट कह रहा है कि मुझे अलग रूम चाहिए, हर आर्टिस्ट को अलग रूम चाहिए। मगर एक का नाम लूंगा, जावेद शेख साहब वाइट थे, अपना या तो वो घर से मेकअप करके आते हल्का फुल्का, सेट पे हमने बहुत कोई टच कर, वो जाके अपना खामोशी से गाड़ी में बैठ जाते, सीन आया अपना किया अपना। वरना हर आर्टिस्ट को रूम अलग चाहिए, बहुत मुश्किल होता है समटाइम। शेख साहब का जिक्र छिड़ गया, जावेद शेख साहब, मतलब मैं जावेद शेख साहब के साथ मैं इस फील्ड में 1988 से आया हूँ, मैं आया हूँ 1988 में आपने डेब्यू किया। मैं डेब्यू किया मैंने, और 1990 में हमने चांद ग्रहण बनाया था। और मगर मैं जावेद शेख साहब को 1985 से जानता हूँ। 1985 से कैसे जानते हैं आप? 85 से जानता हूँ कि शौक ठरक तो हमारी एक थी ना, ठरक अच्छा कहा आपने, वाह वाह, हम थे नहीं तो हम कोशिश करते, ये बहुत अच्छी बात कही। हाँ, काम तो हमने 88 में शुरू किया। वो इससे पहले हम ना फिल्में, हम VHS पर वीडियोस बनाते थे, हम ये 83 से काम करते आ रहे थे। तो 85 में मुझे मौसम में आपकी बात काटूंगा, गुलशन इकबाल में हमारे अंकल की बेकरी होती थी,
13D के अंदर सज्जाद होती थी, बेकरी। मतलब अब नहीं है? अब नहीं है, दो वो एम अच्छा, होती तो हम शायद केक मंगवा अच्छा लेते। अच्छा सुनो, वो आपको हम वैसे ही खिला देंगे। जावेद शेख वहां से नाश्ता लेने की आते थे हमारे बेकरी से। वहीं रहते थे, बिल्कुल। मेमार में रहते थे, ये ब्लू पट्टी वाले मेमार अपार्टमेंट्स में रहते जी थे। जी 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 जी। इनके घर सेकंड फ्लोर के ऊपर था, इनके बेगम जीनत मंगी थी, इनके दोनों बच्चे थे वहाँ, इनके घर के बाहर फ्रांसीसी में लिखा था मेसन डी जावेद शेख। बिल्कुल बिल्कुल। यानी फ्रांसीसी में क्यों लिखा था? इनको पसंद था वो प्लेट, MAISONDE मैसन डी जावेद शेख, मैं हूँ जावेद शेख। अच्छा। इनको पसंद था। तो वो हम एक प्रोजेक्ट, हम उस जमाने में वीडियोस करते थे, तो हमें एक काम मिला कि यार जैसे जैसे आप बिहाइंड द सीन कहते हैं ना, एक फिल्म का बिहाइंड द सीन बनाना है। तो एक फिल्म आ रही थी झूमर चोर। झूमर चोर मेरा ख्याल है खुद डायरेक्ट भी की थी शायद उन्होंने, जावेद शेख ने? नहीं, वो शरीफ नैयर साहब थे, हिदायत का अच्छा, शरीफ नैयर, उनकी फिल्म थी जो जावेद शेख नीली साहब मैडम थी शायद इसमें। जावेद शेख शबनम थी उसमें। अच्छा, जावेद शेख शबनम तो उस फिल्म के बिहाइंड द सीन के लिए हम इनके साथ बहुत रहे। तो इनको मैं देखता था, जावेद शेख साहब को देखता था, क्या तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट थे ये। इनको कहा जाता था 8 बजे सुबह आना है, तो ये 7:45 बजे आ जाते थे, कपड़े अपने घर से लेके आते थे, अपने कपड़े पहनते थे, खुद करते थे, हल्का फुल्का मेकअप कर लेते थे, और वही वाली बात थी, थकते नहीं थे। एक के बाद शॉट, यार आप कर लें, हाँ उसका यार वहाँ होगा, चलें जी समंदर पे जाना है, चलें जी बैठ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ यार। इनके बहुत ज़माने में 88 की बात है, तो 85 की बात है, तो 85 की सिविक होती थी ग्रीन कलर की इनके पास 90, तो उसमें अपने लोग बिठा लेते, आ जाओ यार। बहुत 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 शेख साहब का तो काम बहुत, जावेद शेख, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से अल्लाह ताला ने आज उनको इतनी इज्जत दी हुई है। सर इन्होंने अपने पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्टिस्ट है सर, मोहब्बत की इन्होंने अपने काम से। अच्छा, इनके बच्चे भी काम तो कर रहे हैं, मगर जिस तरह ये पंचुअलिटी थी इनके अंदर थी ना, पंचुअल थे, उस तरह आजकल की जनरेशन नहीं है। देखिए वो किसी, ये बात नहीं होती कि अगर एक बाप आर्टिस्ट है तो उसका बेटा भी बिल्कुल, अच्छा, और ऐसी कोई मिसाल कोई मिसाल नहीं है। अभी अमिताभ तक तो बच्चन हमने का नहीं बेटा देखी है। देख लें। आपने देखी है तो बताइए कि नहीं। जिसका बाप भी सुपरस्टार हो नहीं, और नहीं, बेटा भी सुपरस्टार हो। अमिताभ साहब ने बहुत कोशिश की कि उनका बेटा बिल्कुल ऐसे ही। आ जाए, मगर अप टू द मार्क अमिताभ साहब का अगर आप शोले भी देख लें, 74 की फिल्म शोले, दिल खुश हो जाता है। उनकी जो एक्टिंग थी तो वो नहीं कर सका नहीं कोई। कर सका। या अगर कोई भी आर्टिस्ट, वहीद मुराद साहब ने बहुत कोशिश की कि उनके बेटे उस तरह नहीं कर सके, तो ये बिल्ट इन होती है। लेकिन आदिल मुराद, चूंकि मैंने आदिल मुराद के साथ काम किया है, लाखों का सच जो है मैं उसका कंटेंट देखता था, इखलाक के मांगे तो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा, अच्छे बहुत हैं। स्वीट नहीं, है आदिल बहुत मुराद। बंदे। देखिए कुछ चीजें मतलब वदियत की हुई होती है जी, अल्लाह जी, ताला की तरफ से, मतलब एक्टिंग आपका इखलाक अच्छा होना, इंसान अच्छा होना, लेकिन वो जो एक्टिंग सर असल में मसला ये है कि जब बाप कोई बहुत बड़ा सूरज है ना, तो फिर वो जो सितारा है, जो उसका बेटा है, जो चांद है, उसको वो सूरज बनने में तो बहुत वक्त हमारी लग मंसूर जाता भाई है। एक इंडस्ट्री में एक ये चीज भी बहुत है, इंडिया में भी कहीं भी आप चले जाएं, पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में, बाप की जगह बेटे आ रहे हैं तो वो इंडस्ट्री में चल रहा है। इनमें बहुत सारी चीजें, नेगेटिविटी भी ऐसी है कि नए लोगों को आगे, उनको बहुत मेहनत की जरूरत है। बाप का सिर्फ नाम बिक रहा है कि बाप आर्टिस्ट है तो बेटे से आना ही आना है। जैसे सर ने बोला था कि हमारे पास पहले के दौर में पर्चियां, हकीकत है हमें भी आई। जब मैं उनके पास था एज अ लाइन प्रोड्यूसर, तो हमारे सामने भी, आपको पता है जो हमारी पार्टी एक बहुत अरूज पे थी, वहाँ से भाई लोगों की पर्ची आती थी कि ये हमारा बंदा है, इसको लेना ही है, आपने कास्ट करना ही करना है। ये जो आप और हम बात कर रहे हैं, हीरो बाप हीरो बेटा, हम कहाँ से स्टार्ट लेंगे? अगर हम उस एरा से निकलेंगे, इब्तदाई एरा, पड़ोसी मुल्क में भी चले जाते हैं, राजेंद्र कुमार शायद पहला हीरो जिसका बेटा हीरो, या उससे पहले कोई है अगर आपके नजर में तो बताइए। इतनी मैं पुरानी बात, मैं तो राजेंद्र कुमार के बाद आया कुमार गौरव, ठीक है ना। मैं इससे कह रहा हूँ कि इससे पहले कोई मिसाल आपके दिमाग में आ रही है कि वो बाप के बाद बेटा? नहीं ऐसे जैसे पृथ्वीराज कपूर, फिर राज कपूर, फिर ऋषि कपूर, फिर कपूर फैमिली, कपूर फैमिली, तो वो उनका तो सर ये चाय भी आपकी जब तक आप मिले, तो वो एरा जो है वो आखिर आते 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 हमारे पास सुल्तान राही का बेटा आया, नीलो मैडम का बेटा आया। अच्छा, जो वो शान की जो क्लास है ना, वो चूंकि वो बाप हीरो नहीं था, वो माँ हीरोइन थी, शान साहब, सुल्तान राही का बेटा सुल्तान राही बन ही नहीं सकता था। सुल्तान राही एक क्रिएट हुआ, अमिताभ का बेटा अमिताभ बन ही नहीं सकता, अमिताभ एक क्रिएट हुआ। वदियत की गई होती है अल्लाह ताला की तरफ से। यह अमिताभ साहब को अगर देख लें, जब वो एक्टिंग में आए थे तो वो लोग हंसते थे, लंबा आदमी, इतना लंबा, टांगे कटवा के आ जाओ, लंबी कहाँ से आओगे। या शाहरुख खान साहब जब आए
तो लोग हंसते थे यार ये हीरो कैसे लगेगा, मगर उन्होंने अपना आप को तस्लीम करवाया, मनवाया, लोहा मनवाया। अमिताभ बच्चन साहब ने बनवाया। तो उसके बाद बेटों को तमाम चीज़ें फैसिलिटीज़ मिली कि उनके टर्म। अमिताभ बच्चन साहब ने एक फिल्म में कहा कि जब उनको लिया जा रहा था क्या, तो वो नहीं करना चाहते थे, उन्होंने कहा मेरे बेटे को ले लो, मैं भी आ जाऊंगा फिल्म में, कोई मसला नहीं है। तो वो आए उस फिल्म में, उन्होंने भी काम किया। शायद पा की बात नहीं, बंटी और बबली। अच्छा, ठीक है बंटी और जी। बबली, तो बिल्कुल। इसलिए तो बात ये नहीं होती, सपोर्ट बाप बहुत करता है कि यार चलो मैं कर लूंगा, मगर जब आपके अंदर ना हो, ये अल्लाह ताला की तरफ से वदियत। हाँ, मतलब वो अमिताभ नहीं दूसरा बन पाया, ना बन सकता है, ना बन। अच्छा, ये जैसे आप माशाल्लाह मंसूर भाई एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, तो ये आपको गॉड गिफ्टेड है, वो हम चीज नहीं बन सकते। बिल्कुल ऐसे। अब अल्लाह ने जो आपको आवाज दी होती है सिंगर को, वो भी गॉड गिफ्टेड है। मैं अगर आर्टिस्ट के अंदर भी एक ऐसी चीज होती है। मैं अगर याद कर लूं कि जी मतलब मैं सिर्फ ये शायरी को कि जो मंसूर शायर तो ऐसे पढ़ते मैं खुदा ने आज तक खाएंगे, तो मैं तो इस वो तलफ्फुज़ नहीं है। आप कोई बात करेंगे तो आप उस पर शेर कहेंगे, तुमको शेर आपके मेमोरी के अंदर है, मुझे वो शेर याद करना पड़ेगा, मुझे किताब देखनी पड़ेगी। अब कभी कभार हम महफिल में बैठे होते हैं, मंसूर साहब भी, हम लोग काफी आर्टिस्ट, तो मंसूर साहब शेर व शायरी शुरू कर देते हैं, वो एक माहौल क्रिएट होता है, फिर सारे अब उस तरह वो दूसरा या हम नहीं पढ़ सकते, जो ये बात में वो क्या कहते हैं, जुगत मारना। हाँ, अब ये याद करके तो नहीं आया ना घर से, बिल्कुल सही है, वो इनके खून के अंदर है। 25,000 शेर तो याद होंगे ना इनको, तो इनको हर मौके की बात करते हैं, वो हर मौके पे मौके पे चौका। हाँ, हमारे जानने वाले थे, बहुत अच्छे बड़े सेठ थे वो, तो वो ना बड़े इम्प्रेस होते थे इन चीज़ों से कि यार इनको शेर हर मौके पे शेर बोल देते हैं, हर चीज़। हमारी इंडस्ट्री में, पॉलिटिकल इंडस्ट्री में फारूक सत्तार भाई ऐसे हैं कि जो फिल्मदी बहुत कमाल के शेर मेमोरी से निकाल लेते हैं उनको। तो वो अच्छा वो थे सेठ, तो उनको जरा शौक भी था कि जरा लड़कियों से वो दोस्तियां करने का तो वो लड़कियां को वो इम्प्रेस करने के लिए क्या फिल्म इंडस्ट्री के हवाले की बात बता रहे हैं। मैं इंडस्ट्री का एक सेठ थे, उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो बड़े सेठ थे, तो उनको अब वो फोन पे बात करते रहते थे। हाँ नहीं तो तुम ना मेहंदी, तो वो कहती कहाँ गई थी, मेहंदी लगवाने गई थी ना तुम, मेहंदी तो अच्छा एक मिनट होल्ड कर, एक कॉल आ रही, बाद में बात करो। अब किताब खोलते थे, मेहंदी 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 पे शेर मेहंदी। हाँ मैं क्या कह रहा था, मेहंदी लगाने। हाँ मैं एक शेर याद आया, ये तो पूरा कैरेक्टर बता रहे थे, कैरेक्टर मेहंदी पे एक शेर याद आ रहा है मुझे, मेहंदी पे एक शेर याद आ रहा है, सुन। मेहंदी तो लगा ली तूने बालों में, चमक उठी तेरे गालों में। अब तो उनको ये शौक था मैं भी शेर बोला करूं, ठीक है, बीच में बात की। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन कराम, यहाँ बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही थी और ब्रेक पे जा रहे हैं, मेहंदी के साथ ही हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत अहम सवालात हमने अपने दोनों मेहमानों से करने हैं, खासतौर पे मोहसिन भाई ने, चूंकि अपनी एक इंडस्ट्री में उम्र दी है, ये अपकमिंग प्रोड्यूसर हैं, कि पाकिस्तान में फिल्म का जो हवाला चल रहा है वो कहां आगे जाएगा, कहां रुक गया है, कैसे उसका रिवाइवल होना है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कैसे जो है वो बूस्ट मिलेगा, ये सारी गुफ्तगू करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो अपने इन दोनों प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो आगे हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो कैसे ग्रो कर सकती है, कहां आप देख रहे हैं। उस्मान, तुमसे शुरू करूंगा। जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो ऑलमोस्ट, अगर हम लास्ट पिछले 15-20 साल पहले चले जाएं तो सुल्तान राही की वजह से खड़ी थी। सुल्तान राही की अचानक इंतकाल के बाद तो फिर बिल्कुल ही मामलात, शान ने भी, मोहम्मद राना ने भी, जितने भी आर्टिस्ट थे, सऊद ने अपनी जानिब से तो कोशिश की, लेकिन वो कोई भी सुल्तान राही नहीं हो सकता था, तो वो इंडस्ट्री बैठती चली गई और इन दी एंड ये हुआ कि
हम फिल्म की दुनिया से आउट हो गए, फिर कुछ थोड़े से हिम्मत हुई, कराची ने एक दफ़ा सर उठाया और फिर कुछ फिल्में बनी, फिर हालात, फिर कोरोना आ गया, मामलात हो गए। अभी कहीं आपको महसूस होता है कि कुछ रेंगेगी? उसकी मंसूर भाई सबसे बड़ी वजह हमारे पास एक तो बजट, दूसरी बात नए आर्टिस्ट को आप आगे नहीं लेके आते, उसकी वजह है। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 करोड़ 5 करोड़ का बजट है, ये टेलीफिल्म बनानी है आपने, तो आपको पता है मेरे पास 5 करोड़ का बजट है, तो मैं वो आर्टिस्ट लूंगा जो स्क्रीन पे जो दिखता है वो बिके। आप 5 करोड़ लगाएंगे तो आपको पता है मैंने 8 कमाने। हमारे यहाँ रिस्क नहीं लेता कोई, क्यों? हमें सपोर्ट नहीं किया थी फाइनेंशियली। जैसे बाहर कंट्रीज में इनको बाकायदा इंडस्ट्री को एक लोन दिया जाता है। काफ़ी हमारे टैलेंट की कमी नहीं है। स्टेट ड्रामा के आर्टिस्ट ले लें आप, आए दिन शोज हो रहे थे, बड़े बड़े नामवर भी हैं। और अभी कुछ आर्टिस्ट ऐसे जिन्होंने पुराने टाइमों में पीटीवी से काम करते हुए आए और अब बेचारे उनके घर में फाके पड़े में। 2017 या 18 का ड्रामा था हम चैनल का, अली फल्ला और इंसान, उसके अंदर कवि साहब की एज होगी तकरीबन 70, तो मैं उनको देख के खुद शौक हो गया था। शायद 80 कवि साहब की उम्र उस वक्त भी 70 प्लस ही थी, 80 के करीब आसपास। हाँ, मैं शौक इसलिए हो गया कि स्क्रिप्ट दी गई है, उन्होंने मोहसिन भाई एक नजर पढ़ी है और वापस कर दी स्क्रिप्ट ड्रामे की। मैंने कहा एक इतनी एज में इंसान आके कि वो नजर भी उन्होंने झुकाई नहीं, और आधे घंटे बाद उनका सेट पे शूट था, वाकई में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी, दिल खुश हो गया। अच्छा, बिल्कुल। मुझे भी मुझे फिरदौस जमाल याद आ गए। एक बड़े टेलीविजन के लिए मेरी एक टेलीफिल्म थी, मेरी लिखी हुई। तो इत्तेफाक ऐसा था कि मैं उस सेट पे पहुंच गया, तो एक जुमला था कुछ इस तरह का, वो बकरा खरीदने आए हैं, फिरदौस जमाल स्कूल टीचर है, अपने पोते या नवासे के साथ ना। तो किसी जुमले पे वो तकरार कर रहा था डायरेक्टर ना मुझसे कि यार मंसूर भाई ये जुमला काट के ना कुछ और लिख दो। तो वो फिरदौस जमाल सिर्फ सुन रहे थे बैठे हुए ना। तो वो मैंने कहा अच्छा भाई, बॉस इज ऑलवेज राइट, डायरेक्टर कह रहा है। तो मैंने स्क्रिप्ट लिया तो वहां से उन्होंने कहा रुक जाइए। अच्छा, अब फिरदौस जमाल कह रहे हैं तो डायरेक्टर और मंसूर साहिर की तो मजाल ही नहीं है। रुक गए, वो आए, उन्होंने डायरेक्टर ऐसे घूमे मेरी साइड पे खड़े हुए और डायरेक्टर को समझाया कि ये जो लिखा हुआ है ये इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसका सेंस ये है और यही सही जुमला है। मेरे जहन में ये बात इस बात से रिलेट की कि जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो काम, जैसे आपने मैडम मीरा तक का जिक्र किया, तो ये काम को बिल्कुल डीपली इन्वॉल्व होकर करते हैं। अभी के जो एटीट्यूड में कुछ फर्क आया है, ये वाला एटीट्यूड आज वाले आर्टिस्टों में नजर आता है आपको? आपको याद होगा मंसूर साहब, जो पाकिस्तान टेलीविजन का दौर था ना, वो दौर ऐसा था कि जब फातिमा सुरैया बजिया हुई या शहजाद खलील साहब हुए, वो लोग 3-3, 4-4 दिन पहले आर्टिस्ट बुला लिया करते थे स्टूडियो में, और रिहर्सल होती थी, स्क्रिप्ट रिहर्सल और नोक पलक दुरुस्त की जाती थी लफ्ज की, कि क्या लफ्ज कैसे बोला जा रहा है, तलफ्फुज़ की अदायगियां, मुकद्दमा ही कहेंगे आप उसमें, रहा है क्या है, वगरना कहेंगे, वरना। वो अब ऐसा नहीं होता। अब आर्टिस्ट ड्रामे पे भी आता तो जब स्क्रिप्ट देखते जब वो मेकअप करा रहा होता, हाँ दिखाओ यार, और अब तो और आसान हो गया, अच्छा यार जुमला बता, यार जुमला बता, बिल्कुल पीछे तो या फिर वो कहते हैं अच्छा जी। अभी एक हमारे साथ बहुत सीनियर आर्टिस्ट थी, वो बात कर रही थी, पूरा ड्रामा चल रहा था, वो कहते थे यहाँ राइटर से कहते हैं यहाँ खड़े हो जाओ सामने, हाँ बोलो, कहते अब वो सिंगल उस पर थी तो फ्रेम पे, तो कहती थी जिंदगी इतनी बेदार कभी भी नहीं थी जितने, हाँ बोले, जिंदगी इतनी बेदार कभी भी नहीं थी जितने तुमने मेरे बनाए, हाँ बोले, वरना मेरे पास ऑप्शन और भी मौजूद थे तुम्हारे, वरना ऑप्शन मेरे पास और, वो इस तरह काट फिर वो एडिटर जोड़ता रहे, उसके ऊपर ओवर द शोल्डर आ गए आप, उसके ऊपर हीरो पे। मैंने कहा एटीट्यूड पे थोड़ी सी बात करें, क्या फर्क आया है? देखिए, अब आई एम सॉरी टू से, ये जो हमारी नई बच्चे आ रहे हैं, नई बच्चियों की बात कर रहा हूँ, नए बच्चे आ रहे हैं, वो पहले उन्होंने नखरा सीखा है। हाँ, पहले हम नखरा सीखे हैं। मतलब देखिए, अगर एक आर्टिस्ट बड़ा बना, स्टार एटीट्यूड तो जब लगेगा ना, आर्टिस्ट जब बड़ा बना तो नखरा, कहते हैं ना खुदा जब हुस्न देता है नजर कटाई जाती है, तो आर्टिस्ट बड़ा बना तो खुदा आगे। अब उलट हो रहा है, बड़े आर्टिस्टों में वो नखरा नहीं है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, देखिए, मैं किसी बात, बच्चियां नई आती हैं वो कमाने के लिए, सॉरी टू से, मैं किसी की वो बात दिलादारी नहीं कर, मगर मैं उनके एटीट्यूड, औरंगी टाउन से आ रही हैं पीछे,
जब लंच ब्रेक हुआ स्पॉट बॉय ने कहा कि जी मैम क्या लेंगी, बास्किन एंड रॉबिन्सन से जाके जैक्विन जिनोपलिस के मोहसिन भाई घर में वही कपड़े धो रही होंगी। फ्लीटूस बर्गर विद हैमशायर फ्राइज एंड फिश फ्राई करके, उसके अलावा जॉनसन के उसके साथ एक्स्ट्रा चबी चीज भी, वो ये बात कर रही हैं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, फवाद खान साहब जो सबसे इस वक्त कितने बड़े स्टार आर्टिस्ट पाकिस्तान का सुपर स्टार, ठीक है, बैठे हुए थे, उनसे पूछा क्या खाएंगे, उसने कहा मेरे लिए 4 बॉयल अंडे जल्दी निकाल के ले आना। बस फहद मुस्तफा ने कहा यार बात सुन, 2-4 फ्रेश फ्रूट ले ले, उनको काट ले और सरदा हो उसके अंदर पपीता हो वगैरह करके मुझे लंच में। मधुर में इस पे एक बात याद आ गई, एक फीमेल आर्टिस्ट बैठी थी शूट पे 2 साल पहले, उन्हें वार्ड बॉय को बुलाया, नाम नहीं लेना, नहीं नाम नहीं ले रहा मैं, नाम भी नहीं रहा। कहते हैं इजिप्शियन ब्यूटी ले आए। मैंने कहा इजिप्शियन ब्यूटी क्या है? वो फिश का नाम था, एक रेस्टोरेंट से आती थी और वाकई में वो मेन्यू में डिजाइन की थी इजिप्शियन ब्यूटी, उसके अंदर ब्लैक पेपर क्या क्या डलता चीजें। एक अभी की बात है, मैं इसलिए नाम ले, जूनियर आर्टिस्ट थी, नाम नहीं जूनियर आर्टिस्ट, नाम लेंगे तो उनकी मशहूरी हो जाएगी, हमारी वीडियो लीक हो गई। बात मसला क्या होता है पता कुछ होता नहीं है। लड़की ने प्रॉन मंगाए थे, हम एक जगह शूट करते, लड़की ने प्रॉन्स मंगाए हुए थे, फ्राइड प्रॉन्स थे, वो खा रही थी। तो वो आई लड़की, यकीन करें मतलब बहरहाल आई एम सॉरी टू जो भी था, उसने आके खा के देखा, क्या खा रही हो? उसने कहा प्रॉन है। कहती है बड़े अच्छे हैं। कहती तुम भी मंगा लो ना स्पॉट बॉय से। कहती बात सुनो मेरे लिए भी चिकन प्रॉन ला दो। चिकन तो चिकन पता होता नहीं है। अच्छा कभी आपने तो बड़ा वक्त गुजारा है, वो जो एक खास टर्म के साथ आती हैं कुछ फीमेल और कुछ मेल, कभी उनसे वास्ता पड़ गया आपका जो कहती हैं कि फौरी तौर पर तो पेप्सी मंगा लें? मैंने कहा जो मंगाना 2 मंगवा, वो फौरी तौर पर तो पेप्सी मंगा लें। ये वही लोग हैं ना, ये वही लोग हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये वास्ता कभी पड़ा ऐसा कि आपने सर पकड़ लिया हो कि यार, अच्छा चूंकि आप इश्तिहार का ज्यादा फोकस है तो उसमें तो शायद कहीं से बीच का कोई रास्ता निकलता है इनके लिए, जहां आप तलफ्फुज़ को नहीं अदा कर रहे हैं, या आप अगर रैंप पे वॉक कर रहे हैं तो कहीं ये चीजें चल जाएंगी, लेकिन जहां आपको बोलना पड़ेगा। मंसूर भाई एक चीज और भी मैंने नोट की है, सीनियर आर्टिस्ट को देखिए जूनियर आर्टिस्ट थोड़ा सा शॉट मारता है। अब आप क्यों मार रहे हैं? मैं पास्ता नहीं खाऊंगी, मैं चाउमीन नहीं खाऊंगी, मैं चिकन बर्गर खाऊंगी विद सैलेड, विद उबाइल अंडे वगैरह, विद एवरीथिंग। मतलब इस तरह की मैं देख के इनके एटीट्यूड ना, और अच्छा वही घर में अंडा घोटाला और वो तोरियां और टीले, तो कह रहा हूं ना, जहां से पता लग जाता है ना। देखिए अगर मैं बात करूं उस आर्टिस्ट, नहीं मेरा सवाल ये है कि क्या किसी ने ऐसा एज डायरेक्टर आपको खून थुकवा दिया कि आपने कहा कि यार मंसूर साहिल ये मैंने किसको मंगवा लिया? बहुत होता है, बहुतों को मैं क्या नाम लूं, जो खून थुकवाते हैं, खून वहां से थुकवाना शुरू होते हैं। कॉल टाइम है 8 बजे सुबह का, वो 11:30 बजे तो सो के उठी है। अभी पार्टी में थी रात को, आप एक काम करें 1 बजे तक पहुंचती हूँ। उसमें गाड़ी भिजवाई आपने? अबे भाई तू करीब इन ड्राइव करके आ जाए, मैं गाड़ी भिजवा दे। गाड़ी भिजवाएगा, गाड़ी खड़ी है नीचे। अब वो सर वो तो अभी नहा रही हैं, वो 8 बजे आना था, 3:30 बजे दोपहर 3:30 बजे वो सेट पे पहुंची हैं। वही तो वो इसी वजह से मंसूर भाई कितने ड्रामों में, जैसे किसी ने हीरो की बहन बनी हुई तो उन्होंने कुछ एपिसोड में उनको हटा के किसी और को ले लिया, इसी वजह से। अच्छा वो आएंगे लेट, ब्रेकअप, मेरी तबीयत खराब हो गई, मतलब नखरे भी अच्छा डायरेक्टर की भी मजबूरी है, 10 एपिसोड हो गई अब दिखाना है, वरना आपको पता है वो फिर मैसेज आना, टीआरपी का इश्यूज और बहुत सारे नोटिस। अच्छा इसमें एक चीज मुझे याद पड़ती है, मैं एक बड़े चैनल की लॉन्च थी, उसके छोटे चैनल की, तो सीरीज अंधेरी रातों में उसके 100 एपिसोड मैंने ही लिखे। मेरा जो बॉस था शहबाज सिद्दीकी, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में शहबाज भाई मुझसे कहते थे कि यार वो हमें एक दिन में एपिसोड मुकम्मल करके देना होता था, मतलब हम उससे ज़्यादा एक्सीड करते तो वो उतने पैसे नहीं आ रहे होते थे, फिर हम फंस जाते। उन्होंने कहा कॉल टाइम जो है हार्डली 8 बजे का दो, 9 बजे शूट पे जाओ, और पैकअप मुझे नहीं मालूम है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मुझे एपिसोड पूरा चाहिए। तो वो
मुझे ये हिदायत थी एज ए राइटर, आप सेट पर खड़े होंगे और जो आदमी 19 या 20 करे वहीं उसकी वो क्या कहते हैं कलम तोड़ता ना डेथ लिख के जज हाँ वो क्या है वो भाई उसको निकालना है जो मुझे चाहिए ही नहीं। तो वो ये मैं आपको बात बता रहा हूं तकरीबन 10-15 साल पुराना। कुछ डायरेक्टर कंप्रोमाइज नहीं करते। तो आप जो आप एटीट्यूड बता रहे हैं ये तो फिर इंडस्ट्री के लिए तो अच्छा नहीं है। देखें मतलब कहते हैं आज जो जितने मैंने तारीफ की सीनियर आर्टिस्टों की जिनको ट्रेनिंग हुई हुई है टेलीविजन फिल्म की टेलीविजन, वो आपको कभी तंग नहीं करते। ये जो बेचारे जूनियर आते हैं ना, बहुत नीचे से जो जूनियर आते हैं और जिनको शौक होता है पैसे कमाने का, तो वो सबसे पहले तो वो एटीट्यूड सीखते हैं कि एटीट्यूड सीख लो। दूसरा कैसे कर रहा है, वो दूसरा क्यों कर रहा है, उसके पीछे 22 साल लगे हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात, अच्छी फैमिलीज के भी लोग आ रहे हैं, मगर अच्छी फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उनका मसला है उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको फेम चाहिए। फेम चाहिए। अच्छा, फेम के चक्कर में या थोड़ी सी तल कलामी हो गई किसी के साथ भी सेट पे, वो पूरा सारा काम खराब कर देंगे, अपने गार्ड बुला लेंगे। मैंने खुद सेट्स पे तोड़ देखी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा देखा है। वो अपने गार्ड्स को बुला लेंगे, शूट्स बंद हो गया। मोहसिन भाई आप जो है वो बड़ी, आपने अभी जितनी भी गुफ्तगू की आज के मेरे पूरे शो में, उसमें बारहा आपने मुझे टोन्स बना के जो है वो समझाया, बताया और हमारे नाजरीन यकीनन महसूस हुए कहीं किसी भी एरा में, किसी भी दौर में किसी ने ऐसे नॉकिंग नहीं की, दस्तक नहीं दी कि मोहसिन रिजवी कैमरे के पीछे से निकलकर सामने खड़े हो। ये जहां ऐसा बहुत हुआ। ये जब होता है जब हम कोई शॉट कर रहे हैं, एक दिन की शूट हो रही है, अगर हमने कोई कैरेक्टर लिया हुआ है और वो कैरेक्टर एन 8 बजे सुबह हमें, जिन साहब का भी हम जिक्र कर रहे थे आपके से, और पता लगा जी वो तो नहीं आ रहा, आज ही नहीं रहा, वो तो है ही नहीं, और शूट कैमरा लगा हुआ है, डीओपी लगा हुआ है, आर्टिस्ट बड़े खड़े हुए हैं। फिर क्या होता है, फिर वो आपको परफॉर्म खुद करना होता है आप, क्योंकि फिर तो आप फंस गए ना, क्योंकि वो आर्टिस्ट भी आए, वो आर्टिस्ट भी आए हुए, डीओपी खड़ा है, शूट भी हो रही है, कल एडिट पे भी जाना है, तो फिर आप परफॉर्म करते हैं। तो कितने ऐसे ऐड हैं जिसमें मोहसिन रिजवी नजर आते हैं? एक कमर्शियल था, एक सिटी बैंक का कमर्शियल था नदीम साहब के साथ। अच्छा, माशाल्लाह। और उसमें टॉकी थी, बैंक ऑफिसर की उनके साथ टॉकी थी। तो वो नहीं, आपका तो लगता भी मतलब तो जुस्सा भी जो है वो बैंक ऑफिसर का है। बैंक ऑफिसर जो हमने लिया बहुत बड़े आर्टिस्ट थे वो एन सुबह जब हम बैंक पहुंच गए, वहाँ ब्रांच में हमारा शूट था, नदीम साहब बेग साहब आ गए, सेट पे आ गए, कैमरे, उनका फ़ोन आ गया, आज तो तबीयत बिल्कुल सही नहीं हो रही, मैं तो बिल्कुल नहीं निकल सकता, डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है। तो हमारे बॉस होते थे ताहिर खान साहब, उन्होंने कहा बहुत तेरे पास सबसे अच्छा सूट कौन सा है? जल्दी जा सूट पहन के आ जा, बस तू पहले तो ये काम कर रहा था, इतनी देर में ये इनका मेकअप हो रहा, हम गए, सूट नहाया, सूट पहना, तो वो बैंक ऑफिसर का रोल था। इसी तरह ड्रामाज में बहुत सारा उसमें, लेकिन रेगुलर काम नहीं किया। नहीं, आई एम नॉट रीजन इज आर्टिस्ट। मैं आर्टिस्ट नहीं हूं ना, मैं डायरेक्टर हूं, मैं पीछे का आदमी हूं, मैं कि बिहाइंड द कैमरा। हमारे सामने मिसाल है ना कासिम जलाली की। हाँ, बहुत है। मतलब दादा को हमने कुछ नौमरी है जो हम ने थोड़ा सा उनको ऑब्जर्व किया, तो वो जब कैमरे से स्क्रीन के सामने आते हैं, पीछे से कैमरे के आगे आते हैं, तो बामुलाहिजा होशियार, मतलब जैसे ये मंजूर भाई अयूब खोसा साहब बहुत एक इनसे पर्सनली मेरी अच्छी आदत के हैं, अजब गुल साहब थे, फिर अभी काफी टाइम से नहीं नजर कर रहे हैं कैमरे के पीछे। तो मेरी खुशी महसूस होती है कैमरे के पीछे रहने के लिए। एक्टिंग करने का शौक नहीं है। कमर्शियल मैंने किए कुछ, कमर्शियल जैसे ये सिटी बैंक वगैरह के कमर्शियल ड्रामास किए कुछ मैंने, जहां जरूरत पड़ गई। सर आखिरी 2-3 मिनट रह गए मेरे पास, बल्कि 1-2 मिनट ही रह गए। तो हमारी इंडस्ट्री में मैंने कहा ना कि फिल्म की तरफ जाने के लिए क्या जरूर, देखें सबसे पहले तो पैसा जरूरी है। इतना पैसा, मुझे एक जुमला याद आ गया सलमान खान का, वो किसी ने पूछा कि भाई शायद आमिर और सलमान दोनों मौजूद थे या शायद शाहरुख भी, तीनों मौजूद थे। उन्होंने कहा क्या कोई फिल्म ऐसी बन सकती है जिसमें आमिर खान भी हो, सलमान खान भी हो, शाहरुख खान भी हो? तो उनमें से किसी एक का जवाब था शायद कि इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कोई अफोर्ड करने की पोजीशन में है। तो सबसे पहले तो पैसा जरूरी है। सर देखें, फिल्म के हवाले से इसकी मिसाल दे दूं, उसने कहा कि कोई ऐसा, कभी आपने ऐसा भी देखा कि स्टेज के ऊपर आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान तीनों मौजूद हों, तो उसने कहा तेरी चड्डियां उतर जाएंगी तेरा
मगर अभी आपने अंबानी साहब जी की जी बेटी जी की शादी जी में जी तीनों जी को जी स्टेज पे डांस जी करते हुए जी देखा। सर टाइम इज मनी, मनी इज पैसा एवरीथिंग। बड़ा है तो सर। बात है यही है आपके सर, पास टाइम इज मनी, मनी इज एवरीथिंग। आपके पास तप्पड़ है तो ले आइए आप। सर आखिरी मैं बात आपने से करना चाहूंगा, पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल कैसे हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर सकती है, फिल्म पाकिस्तान की कैसे आगे जा सकती है? देखिए कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा। आपकी कंटेंट स्ट्रांग हो, आर्टिस्ट स्ट्रांग हो, आपकी कहानी में Stories, जान होनी चाहिए। बिल्कुल। आपकी देखिए हुमायूं सईद साहब ने जब जवानी फिरनी आनी बनाई, उस वक्त बनाई तो 6 करोड़ रुपए उस फिल्म पे लगे, जवानी फिरनी आनी पे लगे, और कहानी अच्छी थी, एंटरटेन। देखिए एक बात बताएं मंसूर इसमें साहब, कोई दो राय तो नहीं है नहीं है जो ना? विद्या बालन ने कहा है कि फिल्में 3 बुनियादों पे चलती हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। देखिए इसकी वजह क्या है मंसूर साहब, आजकल के दौर में 1,000 रुपए का टिकट है, सिनेमा का टिकट है। एक आदमी अपनी बीवी और 3 बच्चे लेके जाता है तो 5,000 रुपए का तो टिकट लेता है। 2,000 रुपए का न्यू प्लेक्स सिनेमा अगर जाता है वहां, बिल्कुल 2,000 ऐसा रुपए टिकट, पेट्रोल लगा 7,000 रुपए, वापसी में निकल के कुछ खाना भी खाता है 4-5 हजार का, तो मिनिमम भी हाँ तो 15,000 का पैकेज 13 है। से 15,000 रुपए उसको खर्च करने हैं। अब वो 13 से 15,000 रुपए जाए और अगर वो पूरी फिल्म है, तुम जिंदगी के उस मोड़ पे चले गए यहाँ वह हो जाएगा। जब तक एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगी, जवानी फिरनी आनी थी एंटरटेनमेंट, जवानी फिरनी टूर थी एंटरटेनमेंट, लोड वेडिंग थी तो एंटरटेनमेंट थी थोड़ी सी, या एक्टर इन लॉ थी एंटरटेनमेंट, नामालूम अच्छा, अपराध एक थी। चीज और भी हो रही है, जैसे अभी टिकटॉकर आर्टिस्ट जो आगे आ रहे हैं, उनको सैयद नूर साहब ने बहुत मशहूर, उन्होंने एक मूवी लेके बना ली सर, बिल्कुल देखिए, ऐसे तो डब्बा बहुत, मेरे पास भी ऐसे बहुत लोग आए और ना, senior, कि जी most आप पैसे senior, ले लें, सही। हमसे ले लें, 2 करोड़ रुपए लेंगे, हम हीरो होंगे, ये लड़की है, ये हीरोइनों की फिल्म आप बनाए, जो भी हो। वो ये भी कहते थे, मैंने कहा इसको चलाएंगे फिल्म क्या? चले ना चले इससे आपका कोई लेना देना नहीं। पूछता मंसूर भाई, अभी मैं देखने गया था मौला जट, अच्छी लगी, दिल नई- खुश हुआ। नई वाली जी जी, नई वाली, पुरानी तो सर बहुत जी। तो वो कहते हैं पैसा भी कमाया उन्होंने, अच्छी थी, मतलब सैलमा से निकल के गए, खुश हो गए कि टिकट के पैसे मतलब पूरे हो आप गए। कह रहे हैं कि सबसे अहम नुक्ता जो है कंटेंट होना content, चाहिए, उसमें वो कहानी, तमाम story, मसाले हों। entertainment मसाले, फाइट भी हो, म्यूजिक भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो, कॉमेडी भी हो, ह्यूमर भी हो, लड़कियां भी अच्छी हो, शक्लें भी अच्छी हो, लड़के भी अच्छे हो, चलेगी क्यों नहीं चलेगी। अब आप अगर फॉर्मूला ही करना चाहें या किसी के उस पर करना चाहें कि जी इनकी फिल्म है, ये इसको लेना है हीरो, तो अगर तो फिर तो वो चल तो नहीं अली सकती। जफर साहब ने भी अभी बनाया ट्रीफ एंड ट्रेबल, वो भी अच्छी बिजनेस ऐसे कर नहीं गई होता। चलें जी, हमारी तो दुआ यह है नाजरीन कराम कि हमारा जिस तरह ड्रामा पूरी दुनिया में माना जाता है, देखा जाता है, पसंद किया जाता है, इसी तरह हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो करे और हमारे आर्टिस्ट भी, हमारे फिल्म के आर्टिस्ट भी पूरी दुनिया में जैसे पहले नाम कमाते थे ऐसे ही आज भी नाम कमाएं। जैसे हमारे दोस्तों ने बात की कि जो एटीट्यूड का हवाला आया है उसको थोड़ा सा बेहतर होना है। जो पुराने हीरोज़ थे वो आज भी डाउन टू अर्थ हैं और बहुत ही प्यार से काम करते हैं। थोड़ी सी और इंडस्ट्री को आगे जाना है तो एटीट्यूड में भी बेहतरी लानी पड़ेगी। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होते हैं। आज तक के लिए इतने ही। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं और उस्मान भाई आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन भाई आपने बड़ी यादें ताज़ा की। इंशाल्लाह फिर भी आपको ज़हमत देंगे। और नाज़रीन कराम, वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, तो इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी वीनस मॉर्निंग वाइब्स में। अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाने दो, हर लम्हा